मेरी क्लास का इतिहास रहा है कि डाउट नहीं होते हैं। मजाक नहीं कर रहा, मैं 5 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ। या तो ये है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, और या तो ये है कि जो मेरा वो पढ़ाया हुआ है सब ऊपर से जाता है, या फिर घर से नहीं पढ़ के आते हैं। लेकिन एक डाउट वाली जो मतलब मैं इस चीज़ से जूझता हूँ, मुझे चाहिए कि भाई कोई पूछे पूछे पूछे, लेकिन सब ठीक है, बढ़िया है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। तो मैं कल आप लोगों को पढ़ा रहा था भारतीय संविधान का इतिहास। आज जो है कंप्लीट कर देंगे पूरी जर्नी, यानी प्रयास रहेगा कि प्रिम्बल तक आ जाए, प्रस्तावना तक आ जाए, ठीक है। और इसके बाद फिर रेगुलरली हम एक एक भाग को पकड़ेंगे, भाग 1 भाग 2 एक दिन, फिर एक दिन भाग 3 पकड़ लिया, भाग 4 पकड़ लिया, ऐसे करके। तो एक गति भी रहेगी, स्पीड भी रहेगी, और बहुत तेज़ी से हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक है हमारा, याद करते रहना, मतलब दिमाग में बस ये दिमाग में चलिए कि जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको याद होता जा रहा है, बस। भारतीय संविधान का इतिहास, संविधान का इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब इसके बाद फिर ये ना रहे कि क्लास में आपको लगे कि फिर अब ये चीज़ें दोबारा पढ़नी है, बस रिवीजन करना है ओवरऑल, और कोई ज़रूरत नहीं है। रिवीजन में भी क्लास के माध्यम से आप कर सकते हो। तो इजीली मैंने बहुत आसानी से आपको याद कराया था कल कि जितने भी आपके एक्ट आए हैं, चार्टर एक्ट आए हैं, सारे क्रम से मैंने आपको कल याद कराए थे। रिमाइंड करते जाइए, आपके ब्रेन में सारी चीज़ें अब आती जाएंगी, है ना। ये सारे एक्ट आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको बताए हैं। 1784, 1786, फिर हर 20 साल बाद जो है 93। बहुत इजी है ये सब डेट, तो बहुत इजी। आज बहुत सारी डेटें और बताऊंगा आपको। 1833, 1833 के बाद 1853, 1858, ये तो बिल्कुल रट गया होगा आप लोगों को। 1861, 1861 के बाद देखो कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे एक्ट और आए हैं यहाँ पे, लेकिन वो एक्ट बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं हो पाए। 1865 में एक अधिनियम आया था, 1865 के बाद 1867 में एक अधिनियम आया था, लेकिन इतने चर्चित नहीं हो पाए। 1873 में एक अधिनियम आया था। इस अधिनियम में ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, मतलब समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। मतलब पहले क्या किया गया, कंपनी के हाथ से शासन प्रशासन छीन लिया इन्होंने, ठीक है, सत्ता ले ली। कब ले ली? 1858 के अधिनियम में। लेकिन 1873 में ये भी बोल दिया कि अब हम इस कंपनी को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 1876 में महारानी के लिए एक शाही, है ना, उपाधि देने के लिए एक्ट आया था। फिर 1892, फिर 1909, 1909 के बाद 1919, 1935, ठीक है। यहाँ तक बात होती है। अब यहाँ पे देखो कुछ आगे डेट और लिख रहा हूँ, लेकिन ये डेटें कुछ अलग तरीके की डेटें हैं। ये है हमारे संविधान की डिमांड। ये तो हो गया ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया संविधान, ये रही उनकी बात। अब अभी जो मैं डेटें आपको लिखने जा रहा हूँ, ये डेटें भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद कर लें। हमारे संविधान की डिमांड कब से हुई, मांग कब से हुई, कब से प्रारंभ हुआ, फिर किस तरीके से संविधान बना, अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। इनके अंदर क्या क्या था, ये जितने भी आर्टिकल, जितने भी मैं आपको राजलेख बता रहा हूँ, चार्टर एक्ट बता रहा हूँ, या भारत शासन अधिनियम है, इनको हम डिटेल से देखेंगे एक एक करके। लेकिन आगे कुछ डेटें और हैं। यहाँ तक हो गया आपका भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक। अब बात है अपने संविधान की कि जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान है, इसको लेकर के कब से डिमांड चालू हुई, ठीक है। तो कुछ डेटें यहाँ पे लिखूंगा। 1895 में सबसे पहले स्वराज्य विधेयक आया था और तिलक के द्वारा जारी किया गया था, और उसी में उन्होंने कहा था कि हमें अपना संविधान खुद बनाना चाहिए। हम ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए संविधान पे किसी भी तरीके से हम, है ना, ऑनलाइन वालों की अपनी समस्या है, बहुत समस्या है। कभी बैच कोड की समस्या आती है, कभी उनको ये लगता है कि लैपटॉप सामने आ रहा है स्क्रीन के, ठीक है। चलो आज डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये है स्वराज्य विधेयक की डेट 1895 में, तिलक ने सबसे पहले। फिर 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा डिमांड की गई। ये अनऑफिशियल डिमांड है सारी की सारी, मतलब चर्चा, जैसे गांधी ने कहा कि भारतीयों को ही अपना भाग्य बनाने का अधिकार है। तो जो संविधान की मांग को लेकर के तिथियां हैं उन पे चर्चा है।
फिर 1924 में आपके मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा सबसे पहले बोला गया कि भारतीयों के द्वारा अपना संविधान खुद बनाना चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो 1924 में जब स्वराज्य पार्टी बनी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर बनाई, तब फिर ये डिमांड आई। इसके बाद फिर आपका 1928 में आपको पता होगा नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें भी चर्चा हुई थी और बहुत सारे संवैधानिक उपबंधों को किया गया था, फंडामेंटल राइट और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। नेहरू रिपोर्ट आने का कारण क्या था, उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो उसी समय साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो 1919 का ये भारत शासन अधिनियम है इसको रिव्यू करना। ठीक है, इसको रिव्यू करने की मंशा से ये पूरा अधिनियम लाया गया था। फिर 1900 जो मेन है जिससे प्रश्न पूछा जाएगा वो है 1934 की डेट। 1934 को साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से पहली बार भारतीय संविधान को बनाए जाने की डिमांड की गई और 1934 में ही नेहरू ने भी इसका समर्थन किया, यानी पंडित नेहरू ने भी 1934 में ही भारतीय संविधान को बनाए जाने के लिए उन्होंने भी डिमांड का समर्थन किया। ठीक है, 1934 के बाद नेक्स्ट डेट क्या रहेगी, 1935 में भारत शासन अधिनियम आ जाता है। ये एक्ट आपका भारत शासन अधिनियम, अभी इसको पढ़ेंगे सभी को डिटेल से। इसके बाद 1934 के बाद जो आपका अगली तिथि है 1936 में भारत में चुनाव होते हैं। डेट मैं आपको बताता हूं, 1936 में एग्जैक्ट आपका ये चुनाव होते हैं जुलाई में, 29 जुलाई को। इस चुनाव में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में पहली बार जो है लिखा गया कि जब हमारी पार्टी बनेगी, हमारी सरकार बनेगी या कांग्रेस बनेगी तो हम लगातार ये प्रयास करेंगे कि हम भारत के संविधान को भारतीय लोगों द्वारा बनाएं। तो यानी ये राजनीतिक मामला भी बन गया, चुनावी घोषणा पत्रों में भी भारतीय संविधान की डिमांड उठाई जाने लगी। इसके बाद लगातार 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इनमें लगातार भारतीय संविधान को परिभाषित भी किया गया, बताया भी गया। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें भारतीय संविधान की परिभाषा बताई गई, उसको एलिब्रेट किया गया, डिस्क्राइब किया गया कि संविधान होता क्या है, किस तरीके से संविधान किसी देश का कार्य करता है, किस तरीके से नागरिकों को एम्पावर्ड करता है। तो यहाँ पर संविधान का अर्थ और परिभाषा बताई गई थी 1936 में जो लखनऊ सम्मेलन हुआ। फिर 1937 के सम्मेलन, 1938 के सम्मेलन में इसकी डिमांड को रिपीट किया गया। ठीक है, इसके बाद और आगे चलें तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है, गतिरोध की स्थिति आ जाती है। इसी दौरान कांग्रेस के द्वारा सामूहिक तौर पे इस्तीफा दे दिया जाता है और ऐसे राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में फिर अंग्रेजों द्वारा पहली बार प्रपोज किया गया कि भारत का संविधान अब भारत के लोग बनाएंगे। ये काम हुआ 1940 में, 1940 पे किसने किया, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया। उस समय तत्कालीन वायसराय था, वो चाहता था कि राजनीतिक गतिरोध खत्म हो, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन उलझा हुआ था, तो वो चाहते थे कि भारत का सहयोग प्राप्त हो और यदि भारत ने सहयोग नहीं भी किया तो जबरदस्ती भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध यानी भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया गया। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में कई बार हमारी स्वेच्छा थी, गांधी ने भी सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया कि हम ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 1915 में या 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ, 1915 में भारत ने सपोर्ट किया, उसमें और अब की राजनीतिक जागरूकता में अंतर था। कांग्रेस एक सशक्त मंच बन चुका था, तो अब क्या था, पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा थी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, इसलिए भारतीयों ने पूरी तरीके से इसका विरोध किया कि हम युद्धरत देश के तौर पे क्यों रहें। और अल्टीमेट, क्योंकि कारण ये था कि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ये बोला गया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो भारतीयों को बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी, हम आपको उपनिवेश का दर्जा भी देंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके एवज में रॉलेट एक्ट लाया गया। चूंकि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थीं तो 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया, काला कानून जिसे बोलते हैं। उसके तहत जो भी क्रांतिकारी गतिविधि में संलग्न है, ना तो उसे कोई वकील रखने का, ना तो उसकी बातें सुनी जाएंगी, बस पकड़ा और उठा के जेल में डाल दिया गया।
इसके खिलाफ फिर देश भर में बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन चालू हुए। फिर आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को होती है। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा फिर बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े आंदोलन होते हैं 1919 में। पहला आपका खिलाफत आंदोलन चालू हो जाता है, लेकिन खिलाफत आंदोलन का मामला आंतरिक नहीं था, वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे से प्रेरित था। खिलाफत आंदोलन आपका चूंकि तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था, क्योंकि तुर्की के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की पराजित हो गया था, तो उसके ऊपर सेब्रे की संधि लाद दी गई। और सेब्रे के संधि के बाद जो है फाइनली तो उसका पूरे विश्व भर में विरोध हुआ, क्योंकि खलीफा मुस्लिम धार्मिक गुरु होता था, सर्वोच्च पद होता था मुस्लिमों में। तो उस कारण से फिर, लेकिन बाद में फिर मुस्तफा कमाल पाशा जब वहां पर आए और उन्होंने वहां पर रेवोल्यूशन किया, तुर्की क्रांति हुई, और तुर्की क्रांति के बाद उसे अतातुर्क के नाम से भी जानते हैं, उनके बाद फिर मामला दब गया। लेकिन खिलाफत आंदोलन मूवमेंट को भी लीड गांधी ने ही किया, और इसके बाद फिर व्यापक स्तर का असहयोग आंदोलन चालू हुआ, फिर दोनों मर्ज हो गए, एक साथ हो गए। ठीक है, तो 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था, लॉर्ड लिनलिथ को लेकर के आए थे, और इसका भी प्रभाव जो है भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उपनिवेश तो हमने बहुत पहले मांगा था। उपनिवेश कब मांगा था हमने? नेहरू रिपोर्ट में हमने मांगा था, 1928 में हमने कहा था कि हमें उपनिवेश के तौर पे आप दर्ज करा दीजिए। यदि आप उपनिवेश नहीं बनाएंगे तो फिर बात बहुत बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली 1940 के बाद फिर 1942 में एक बार फिर से अगेन प्रयास किया गया। क्रिप्स मिशन आया भारत में, सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए, उन्होंने फिर कहा कि आप सपोर्ट करिए, भारत में फिर से राजनीतिक तंत्र को बहाल करिए। चूंकि इसी दौरान एक बड़ी घटना हुई, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उन्होंने कहा कि अब गतिरोध समाप्त होना चाहिए और भारत को हम उत्तरदायी प्रशासन देंगे, हम आपको औपनिवेशिक दर्जा देंगे, आपको उपनिवेश बना देंगे, आपका संविधान आप खुद बनाएंगे। लेकिन फाइनली ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। इसके बाद 1945 में आपको पता होगा, 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला, जिसको बोलते हैं CR फार्मूला। ठीक है, इसके बाद 1945 में लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड बेबल वायसराय बन के आए, तो उन्होंने एक बार सोचा खुद प्रयास करते हैं। प्रयास में चूंकि इस दौरान ही 1940 के बाद से एक आवाज़ मुखर होने लगी, वो थी मोहम्मद अली जिन्ना की। जिन्ना चाहते थे कि अब एक नया राष्ट्र बने, भारत का विभाजन हो, तो मुस्लिमों को संतुष्ट करने, या कह सकते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे लॉर्ड बेबल। उन्होंने कहा कि जो कार्यकारिणी होगी उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और राइट बहुत सारे, लेकिन अल्टीमेट फिर कांग्रेस उसको मानी नहीं। शिमला सम्मेलन भी 1945 में ही आपका हुआ था लॉर्ड बेबल के साथ। इसके बाद 1945 के बाद आपकी 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है, और कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से प्रयास किया जाता है। सबसे पहले भारत के विभाजन को अस्वीकार कर देती है ये योजना, और इसके बाद भारत के लिए एक संविधान सभा की बात की जाती है कि एक संविधान सभा होगी जो कि निर्वाचित होगी। और ये क्यों आती है? क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ठीक है, और वहाँ पे ब्रिटेन में चुनाव हुए। विंस्टन चर्चिल जो है युद्ध तो जीत गए लेकिन चुनाव हार गए। लेबर पार्टी की सरकार बनी, उस समय थे क्लीमेंट एटली, और उन्होंने फिर फाइनली जब चूंकि बाह्य दबाव भी कहते हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशन का गठन हो चुका था, यूएन का भी दबाव था कि अब साम्राज्यवाद समाप्त होना चाहिए, क्योंकि यूएन का अल्टीमेट पर्पस क्या था कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने के लिए अब बहुत जरूरी है कि हम समतामूलक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास करें। ठीक है, तो 1946 जो आपका है, फिर कैबिनेट मिशन यहाँ पे आता है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें भी थे। इसके बाद निर्वाचित, यानी कि 10 लाख में एक व्यक्ति, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से, चुनाव ऐसे डायरेक्टली नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी राज्य विधानसभाओं द्वारा चुनाव हुए थे, और चुनाव सभी पे नहीं हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा जब बनी थी तो इसमें 389 ये सदस्य थे टोटल, 389। ठीक है, 389 को भी बांट देते हैं, 296 ये जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, और इसके बाद 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, और इसके बाद टोटल 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों में भी ये बोला गया कि प्रत्येक देशी रियासत की 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि होगा। यदि मान लीजिए किसी देशी रियासत की जनसंख्या 30 लाख होती है तो 3 प्रतिनिधि वहां से हो गए, तो इन पे चुनाव हुआ था। ये है निर्वाचित इतने थे, केवल 296 निर्वाचन इनका हुआ था। और आपको पता होगा जब ये निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली कांग्रेस।
ठीक है, 208 सीटें पाई। इसके बाद जो है आपका 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। तो ये पर्टिकुलर संविधान सभा का जो पूरा प्रारूप बना, फिर आपको पता होगा कि बाद में 1946 के बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद आपको पता होगा कि ये बात है हम जो कर रहे हैं, ये जुलाई 1946 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जुलाई 1946 के बाद जो है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, अंतरिम सरकार। ये देखो सारी डेटें आज मैं याद करवा दूंगा आप लोगों को, टेंशन न लीजिएगा, ठीक है। एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार मतलब एक अस्थायी मंत्रिमंडल बनाया गया जिसका ये था कि देश के अंदर अब गवर्नमेंट कौन चलाएगा, प्रशासन कौन चलाएगा। तो हेड में वायसराय को रख दिया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया आपके जवाहरलाल नेहरू को, उनको विदेशी मामले भी दे दिएगा और फिर उनकी एक पूरी मंत्रिमंडल बना दी गई, क्योंकि वो सिस्टम नहीं चलना था जो सिस्टम अंग्रेजों का था। भारतीयों के द्वारा ही शासन चलाना था और देश को उत्तरदायी प्रशासन के तौर पर यहाँ पे भारत को आजाद करना था। तो प्रक्रिया में एक अंतरिम सरकार बनाई गई 2 सितंबर 1946 को। फिर आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा चूंकि चुन चुकी थी, बन चुकी थी, 389 सदस्य बन चुके थे। ऐसे में मुस्लिम लीग बहुत कमजोर हो चुकी थी। मुस्लिम लीग की अभी भी डिमांड वही थी कि हमें आप स्वतंत्र करिए। और आपको पता होगा कि 16 अगस्त को, इससे कई कुछ दिन पहले 16 अगस्त 1946 को क्या किया था, जिन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे, जिसके तहत फिर देश में बड़े स्तर पर खून खराबा हुआ, दंगे हुए, है ना। जो बंगाल का हिस्सा था, जो पंजाब का हिस्सा था, यहाँ पे बड़े स्तर पे दंगे हुए। तो अब दबाव बनता जा रहा था कि अब इसको किसी तरीके से हमें आज़ाद करना है, आज़ाद करना है। ये दबाव था, किसको, विभाजन कर रहे हैं देश का, और विभाजन की कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। और उस तरीके के तौर पे फिर आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। लेकिन इस बैठक में आपको पता होगा ज़्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो पाए। क्यों? कांग्रेस, पहले तो मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया। टोटल 211 सदस्य इसमें उपस्थित थे। जो पहली संविधान सभा हुई, इसके अस्थायी अध्यक्ष के बारे में आपको पता होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद फिर आपको 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई 1946 पे, और इस पे बात ये हुई कि इस पे टोटल जो है फिर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अभी भी आपको पता है मुस्लिम लीग अभी भी बहिष्कार कर रही है लगातार। बहिष्कार करने के दौरान, इसी दौरान 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के बैठने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ये संविधान सभा क्यों बनी है, हमारा क्या अल्टीमेट पर्पस है। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव आया तो उद्देश्य प्रस्ताव के बाद थोड़ा सा स्थिति बदलती है। कारण ये है, आप समझिए, उद्देश्य प्रस्ताव यदि 13 दिसंबर को आए थे तो 22 जनवरी को क्यों पारित हुए, इतना लंबा अवधि क्यों लग गया? 2 महीने में क्या ऑब्जेक्टिव प्रपोजल नहीं पारित किए जा सकते थे? लेकिन दिक्कत ये थी कि इसमें मुस्लिम लीग नहीं थी और कांग्रेस के नेता ये नहीं चाहते थे कि, राजेंद्र प्रसाद भी थे, उन्होंने भी कहा कि देखो अभी यहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं है, और यदि हम उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो उनको ऐसा लगेगा, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव ही तो मेन थे। संविधान सभा में हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं, यही चीज को पारित कर देना, क्योंकि हो सकता है मुस्लिम लीग कल के दिन ये आप आक्षेप करे कि आपने जो सबसे बड़ी चीज है वो तो आपने पारित ही कर ली, है ना, आपने हमारा इंतजार भी नहीं किया, हमने कुछ दिनों के लिए बहिष्कार किया गया, कहीं पलट गए तो काफी इंतजार किया गया। लेकिन फाइनली जब फिर ये कहा गया कि अब देखो बहुत ज्यादा, अति से ज्यादा है, ये सहयोग करने को ही राजी नहीं है, तो जेएल नेहरू के द्वारा फिर 22 जनवरी को बड़े स्तर का एक बैठक बुलाई गई, और बैठक बुलाने के बाद एक लंबी डिबेट चली। हर एक क्लॉज पे जितने सदस्य थे सबके साथ एक लंबी डिबेट चली, और उस लंबी डिबेट में फिर उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। लेकिन तब भी बात बन नहीं रही थी, लगातार देश की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, और फाइनली 3 जून का वो दिन आया जब माउंटबेटन ने एक प्लान प्रस्तुत किया, जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जिसके तहत देश के विभाजन की रूपरेखा खींच दी गई। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की बात की गई। आपको पता होगा, मैंने आपको एक डेट यहां पे बताई है अंतरिम सरकार की, 2 सितंबर 1946। इसमें 5 सदस्य मुस्लिम लीग के भी सम्मिलित किए गए थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी थी। लेकिन फाइनली जब ये सारी चीजें होने के बाद फिर हुआ क्या, संविधान सभा 389 से इनकी संख्या घट के 324 इतनी रह गई, 324। ये है विभाजन के बाद की संख्या,
विभाजन की पहले की संख्या 389, विभाजन के बाद की संख्या 324, ये संख्या रह गई। और फाइनली पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण किया गया। पाकिस्तान अपना जो पंजाब का कुछ हिस्सा है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, इधर असम और सिलेट का हिस्सा है, बंगाल वाला हिस्सा है, ये सारा जो है देश में यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया कि आप क्या करना चाहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान जैसे नए राज्य की संकल्पना के साथ स्वीकृति जताई और इनको देश से अलग कर दिया गया। ठीक है, आज़ादी के बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 जून के बाद आपकी भारत को आज़ाद कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरा प्रोसेस है। संविधान सभा लगातार बनती रही और आपको पता होगा इसके बाद 15 अगस्त के बाद 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि पूरे संविधान को ड्राफ्ट करे। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी डेटें हो गई हैं आपकी लगभग। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ संविधान की थोड़ा सा जर्नी, आपको ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल बिगिनिंग चलते हैं मुझे हमने किया। शुरुआत संविधान की यहाँ से होती है कंपनी के निर्माण से। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इससे पहले मुगल काल इसी दौरान चल रहा था, लेकिन लिखित विधियों द्वारा शासन प्रशासन करना यहाँ से शुरू हो जाता है भारतीय संविधान का। 1600 AD, 1726, 1773, 1781, ये लगातार एक्ट आते रहे। 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1873, 1876, 1892, 1909, 1919, 1935। ठीक है, डिमांड कब से चालू हुई? 1895 को स्वराज्य विधेयक, 1922 को महात्मा गांधी, 1924 को मोतीलाल नेहरू, 1928 को नेहरू रिपोर्ट, 1934 को MN रॉय के द्वारा औपचारिक तौर पे डिमांड की गई। 1934 को जवाहरलाल नेहरू का समर्थन मिला। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें संविधान की डिमांड की गई, संविधान को परिभाषित किया गया। फिर लगातार कांग्रेस के अधिवेशनों में संविधान की डिमांड की गई। पहली बार अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, 1945 में बेबल प्लान, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। ये पूरा आपका संविधान निर्माण के तक का चरण है। ये डेटें हैं, बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। इजीली आपको ये डेटें अभी एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा, तब तक में याद हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने ओवरऑल कि हमारा जो संविधान है इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कब बना, कैसे बना, क्या क्या चीज़ें हैं, और ये जो आपको मैंने जितने भी एक्ट बताए हैं, इस अधिनियम और इस एक्ट को एक बार हम डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, समझ में आना चाहिए। चलिए, भूलने का डर धीरे धीरे आप निकाल दो, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। स्क्रॉल नहीं होगा ये? अच्छा, मक्खी कारण नहीं हो रहा। लॉजिक बढ़िया है आप लोग के। कहाँ जाए वो बताइए। कुछ इशू है इसमें। हो जाओगे आज की डेट में? ना तो इसका टच काम कर रहा, ना तो इसका कर रहा।
चलिए फिर मैं ऐसे ही आपको बताता जाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। इसके सहारे नहीं रहते हैं, इसको छोड़ देते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँगा, जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी एक्ट हैं, आप लोग जो है ध्यान से सुनना है आप लोगों को मुझे। हाँ, PDF मैं भेज दूँगा, PDF आपको टेलीग्राम पे अभी भेजना है। अभी इसी की भेज दीजिए। ये वैसे ग्रुप में बैच में भेजी जा चुकी है। हाँ, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि टेलीग्राम पे कहाँ पे है टेलीग्राम इसमें? थोड़ा एक बार और। अच्छा, ये है, ठीक है। तो आप लोग के पास भी दिमाग, हाँ, चलिए। तो ये कल मैंने चर्चा कर दी थी आप लोगों को, ठीक है। इस अधिनियम के बारे में हमारी चर्चा हो गई थी। 1600 AD का राजलेख, बात हो गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षों का अधिकार दिया गया, ठीक है, और एक प्रशासन परिषद बनाई गई जिसमें 24 सदस्य थे प्लस गवर्नर था। उसका नाम रखा गया गवर्नर और उसकी परिषद, ठीक। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, टोटल सदस्य संख्या 24 है। 1726 में कुछ नहीं हुआ था। जो प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के जितने भी गवर्नर थे, उनको परिषद और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई कि अब भारत सरकार में, भारत में रह कर के आपकी परिषद ही कानून निर्माण कर सकती है जो समसामयिक समस्याएं आए, ठीक है। इससे पहले ये काम कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, निदेशक बोर्ड था, उसी के द्वारा एक काम किया जाता था। तो एक छोटा सा एक्ट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक। इस एक्ट के माध्यम से आपका प्रारंभ होता है भारतीय संविधान के लिए, कह सकते हैं कि ये पहली बार एक लिखित संविधान यहाँ से शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नाम से भी आपको लगता है रेगुलेटिंग, रेगुलेट करने की बात हो रही है, विनियमन करने की बात हो रही है। तो इसके एक एक बात याद करेंगे। एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी, गुप्त समिति बनाई गई थी, उस समिति की रिपोर्ट के आधार पे बनाया गया था। इसलिए इसको सीक्रेट कमेटी बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेट अब कंपनी के बहुत सारे अधिकारों को ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाना था। तो इसलिए ये कमेटी का नाम नहीं कुछ बताया गया, इसमें कौन कौन सदस्य थे, सारी चीज़ें। तो एक गुप्त समिति के रिपोर्ट पर आधारित था। प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड नॉर्थ थे। इसमें पहली बार कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। सबसे बड़ा चेंज, बंगाल के गवर्नर को, कल मैंने आपको ये पद बताए थे सारे कि गवर्नर क्या है, बंगाल का गवर्नर क्या है ना, गवर्नर जनरल क्या है, भारत का गवर्नर जनरल क्या है, वायसराय क्या है, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 में, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में से बंगाल के गवर्नर को, कलकत्ता के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। मद्रास और बंबई के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। बहुत ईजी है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि को 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर 1 साल में पहले निर्वाचित होते थे, अब वो समयावधि को चेंज करके क्या कर दिया गया? 4 साल की। हर 4 साल में फिर इनको हम इलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो इनकी अवधि बढ़ा दी गई। इसके बाद जैसे राज्यसभा में होता है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य आपके, वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करने लग गए। 4 साल कार्यकाल था तो 1/4 सदस्य हर साल जो है नए चुने जाते थे, 1/4 हर साल आपके, ठीक,
तो ये आपकी एक परमानेंट बॉडी बन गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसी भी कंपनी में देखें, कोई भी कंपनी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर कंपनी में होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं। तो ये भी चूंकि एक प्राइवेट कंपनी थी तो यहाँ पर भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, यही प्रशासन करता है पूरा का पूरा। तो प्रतिवर्ष ये अवकाश ग्रहण करते थे। टोटल इसमें कितने थे? 24 सदस्य थे, मैंने आपको बताया था। कब थे 24 सदस्य? 1600 AD में जब चार्टर बना था तभी से, तब से लेके अब तक। इसके बाद शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियां जो हैं गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दी गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको सैनिक और सिविल शक्तियां भी दे दी गई। ठीक है, उसको सैनिक और सिविल शक्तियां भी दे दी गई। आसानी से इसको याद करना है। इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर एलिजा एम्पे पहले इसके वो थे, है ना, न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो व्यापार मतलब पहले लाइसेंस लेना इनके लिए अनिवार्य होता था। इजी है, बिना लाइसेंस के व्यापार करना प्रतिबंधित। करते क्या थे ये? एक अपना भी जहाज भरवा लाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का माल तो आता ही था, अपना भी माल ले आते थे। ठीक है, कंपनी के कर्मचारी हैं तो ईस्ट इंडिया का व्यापार तो होता था, साथ साथ खुद का व्यापार भी करते थे व्यक्तिगत तौर पे। तो ऐसे में बोला कि आप यदि व्यापार करोगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, विदाउट लाइसेंस आप व्यापार नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया के नाम पे आप अपना व्यक्तिगत व्यापार नहीं चलाएंगे, कंपनी से लाइसेंस लेंगे तब आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये लाइसेंस सिस्टम भी यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और चालू होती है, उपहार वगैरह लेना, ये सब चीज़ें भी यहाँ से बंद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी मेन जो चीज़ें पूछी जा रही लगातार, बस उतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आपको मिलेगा। 1781 का अमेंडिंग एक्ट, ये क्या था? सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां जो थी उनको दूर करने के उद्देश्य से ये बनाया गया था। और इसके तहत जो था, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने के अधिकार दे दिए गए। तो बंगाल के सरकार को कानून बनाने के 2 प्राधिकार प्राप्त हो गए। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा 1781 का, ठीक है, संशोधनात्मक अधिनियम। इसके बाद 1726 के तहत भी उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कानून बनाने को इनके पास कई प्राधिकार प्राप्त हो गए। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, अब उसको सर्वोच्च न्यायालय के अंडर से हटा दिया गया। ठीक है, पहले सर्वोच्च न्यायालय जो बनाया गया था 1773 के एक्ट के द्वारा, उसको उस गवर्नर जनरल और उसको सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दिया गया। जैसे अभी हमारे यहाँ लोकपाल को लेकर के चर्चा है कि कई मामलों में प्रधानमंत्री लोकपाल के अंतर्गत आते हैं, कुछ मामलों में जो बहुत संवेदनशील हैं उनमें प्रधानमंत्री के पद को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है ना। तो वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में भारत में सब कोई है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ का सिस्टम अलग है। ठीक है, इसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पास भी धन उगाही, सिविल जो टैक्स उगाही, इसको लेकर के भी कुछ अधिकार दिए गए थे। अब वो अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ही रह गए, सर्वोच्च न्यायालय के वो राइट्स खत्म कर दिए गए। उनका काम था जस्टिस को लेकर के, केवल जस्टिस ही मेन इशू था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बेसिक सी बात अमेंडिंग एक्ट में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, डिसीजंस लिए गए हैं। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या क्या हुआ? सबसे पहली चीज, ये पहला वैधानिक दस्तावेज। देखो, इससे पहले 2 अधिनियम और आए थे। एक आया था डंडास का अधिनियम, दूसरा फॉक्स का अधिनियम, और दोनों अधिनियम जो है पारित नहीं हो पाए थे संसद में। ये पहला मामला था डंडास, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये पहला मामला था कि भारत का एक कानून बनाने को लेकर ब्रिटेन में एक सरकार गिर गई 1984 में। फिर फाइनली पिट्स आए और पिट्स ने फिर ये पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री का नाम है, उन्हीं के नाम पे है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये पहला वैधानिक दस्तावेज था जिसके माध्यम से भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे की बात कही गई। क्यों? क्योंकि इस पूरे, उसका टाइटल क्या था? इस पूरे एक्ट का टाइटल था भारत में ब्रिटिश अधिकारातीत क्षेत्र। तो ये ब्रिटिश टाइटल पहली बार यहां से निकल के आता है। ठीक है, 1784 में कभी पूछता है तो यहां पे उन्होंने इनडायरेक्टली बोलना चालू कर दिया कि ब्रिटिश के अधिकार वाला क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, जितना पूरा तो भारत कभी नहीं उन्होंने जीता, पूरा भारत नहीं जीता था, लेकिन काफ़ी हद तक काम बेलेस्ली और डलहौजी ने किया था, है ना। सहायक संधि, जैसे हैदराबाद का निज़ाम,
था तो ब्रिटिशर्स के अधीन ही ना, क्योंकि उसने 1798 को सहायक संधि साइन कर दिया। मैसूर का क्षेत्र वो जरूर वहाँ पे राजशाही थी, लेकिन वहाँ पर जब टीपू सुल्तान मारा गया तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद जो है फिर उसको भी वो वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली 1799 में उसको भी अपने अंडर ले लिया गया। तो नाम मात्र की थी ये सारी चीज़ें, बाकी जो बचा तो फिर डलहौजी ने व्यापगत कर लिया कुछ रियासतों को छोड़ करके। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र यहाँ से ये बोलने लग गए। यहाँ से कंपनी के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, व्यापार का कार्य अलग कर दिया गया और प्रशासन का कार्य अलग कर दिया गया। दो बॉडी बनाई गई, पहला था निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा है माफ करिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहला इसका काम केवल व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल कार्य करना। ठीक है, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था या नियंत्रक मंडल था, इसमें 6 सदस्य थे, जिनमें से नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। ब्रिटेन का सम्राट इनकी नियुक्ति करता था। अब समझ सकते हैं, सम्राट यदि नियुक्ति करेगा, है तो ये कंपनी के, लेकिन फिर आप समझ रहे हैं सीधा सीधा दखलंदाजी हो गई। वो किन लोगों को नियुक्त करेगा, किन लोगों को मनोनीत करेगा। अब चूंकि सम्राट द्वारा नियुक्त करना है तो सम्राट के प्रति वो क्या रहेंगे, लॉयल भी रहेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखें तो सम्राट द्वारा धीरे धीरे सत्ता को अपने केंद्र में लेना प्रारंभ कर दिया गया। तो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दो बॉडी बन गई। पहली बॉडी का अल्टीमेट गोल क्या था, व्यापार करना। दूसरी बॉडी का गोल क्या था, राजनीतिक क्रियाकलापों में सहभागिता लेना। इजी है, आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला है गवर्नर जनरल की परिषद। जो है गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। कारण मैंने आप लोगों को बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य थे। ठीक है, 1 + 4 टोटल 5 सदस्य थे। ठीक है, डिसीजन बहुमत के आधार पे होता था गवर्नर जनरल की परिषद का। तो कई बार क्या होते थे, 3 लोग एक साथ हो जाते थे। ठीक है, अब बचा गवर्नर जनरल और उसके साथ कोई एक पिंटू, तो ऐसे में इसकी बात का कोई महत्व तो नहीं रह जाता था। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 2 लोग एक साथ हो गए, 2 लोग एक साथ हो गए। ठीक है, गवर्नर जनरल के पास निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता था। देखिए अब समझिएगा इन्होंने क्या किया। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी डिसीजन जो होते थे गवर्नर जनरल निष्प्रभावी हो जाता था। उसे लगता था कि परिषद के अन्य सदस्य मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसे में बहुत सारे डिसीजन पेंडिंग हो जाते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 4 की जगह 3 कर दिया। अब देखो 3 में क्या चीज़ें हुई, कभी मान लो 2 लोग एक साथ हो गए तो गवर्नर जनरल प्लस एक व्यक्ति एक साथ है, टोटल 2 लोग इधर हो गए। अब चूंकि मत बराबर हो गए तो फिर एक निर्णायक मत दे देगा, निर्णायक मत देने का अधिकार भी होता था उसके, तो अल्टीमेट डिसीजन उसके ही पक्ष में आ जाता था। समझ रहे हैं आप, समझो मान लो 3 लोग एक तरफ है और गवर्नर जनरल अकेले किसी मामले में, तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है डिसीजन का। भाई 3 लोग तो एक ही तरफ है, गवर्नर जनरल अकेले, तब तो कभी डिसीजन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति भी गवर्नर जनरल के साथ आ जाता था तो गवर्नर जनरल निर्णायक मत देकर के मामले को, तो इसीलिए संख्या 4 में गड़बड़ हो रहा था तो 3 कर दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद, देखो यही अभी विधायिका है, यही अभी कार्यपालिका है, यही विधि निर्माण भी कर रही है, यही एग्जीक्यूशन भी कर रही है। अभी विधायिका अलग नहीं है, विधायिका अलग संस्था बाद में बनेगी। ठीक है, यही कार्यपालिका है, यही विधायिका है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद यही प्रशासन कर रही है। ठीक, चलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बैठे हुए हैं, ब्रिटेन में, वहां बैठे हुए हैं, वहां से वो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को। लेकिन भारत में शासन प्रशासन ये संस्था कर रही है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए आपका। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक, उपहार के नाम पे अच्छी खासी लूट करते थे। मैंने आपको बताया था कि प्लासी के बाद फिर जिस तरीके से इन्होंने, प्लासी कैसे हार गया सिराजुद्दौला, क्यों, पहले मीर जाफर को बुलाया कि तुम सेनापति हो, इधर आओ, उससे बात की कि तुमको शासक बना देंगे, इतना पैसा देना। उसने कहा ठीक है, 20 लाख 25 लाख जितना उपहार में रॉबर्ट क्लाइव ले गया। इसके बाद देखा कि अब ये देना बंद कर रहा है तो उसके दामाद को बुलाया मीर कासिम को, तुम्हें बनना है राजा, बोला हाँ मुझे राजा बनना है, बोला तुम आओ, उससे खूब लूटा। फिर वो भी थक गया देते देते, फिर उसके ससुर साहब को बुलाया मीर जाफर को कि तुम इधर आओ, फिर तुम्हें बनना है, बोला हाँ फिर मुझे बनना है, फिर उससे खूब लूटा खसोटा। फिर कासिम के बाद तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा, बड़े स्तर पे लूट खसोट हुई।
भारत को सबसे लूट की संज्ञा, ये पूरा लूट का कार्यकाल था 1757 से लेकर 1772 तक का कार्यकाल, बड़े स्तर की लूट खसोट भारत में चली। सारा काम पैसे के दम पे ही हुआ, चाहे वो राजा का बनना रहा हो चाहे जो, क्योंकि इस समय मुगल नरेश भी बहुत कमजोर हो चुके थे। ठीक है, मुगल नरेश सिर्फ और सिर्फ पेंशनर बन गए थे। 26 लाख रुपए की पेंशन, क्या होता है 26 लाख रुपए? एक सम्राट को, एक शासक को 26 लाख रुपए तो उसके कर्मचारियों की सैलरी नहीं रही होगी, बस इतना उसको मिलता था। राजस्व, दीवानी उवानी जितने भी अधिकार थे उससे छीन चुके थे। ठीक है, तो अल्टीमेट कुछ दिन तक तो शाह आलम यहां पड़ा था, दिल्ली मजनू की टीला के पास, दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई थी राजा की। और कहते हैं कि इस दौरान जो है मुगल नरेश के फरमान सिर्फ लाल किले के अंदर सुने जाते थे। किसी को बोल देता था, कर्मचारी भर सुनते थे, उसकी बात जनता बाहर नहीं सुनती थी। तो बहुत स्थिति इतनी डामाडोल हो चुकी थी। तो ऐसे में अब धीरे धीरे ये बहुत जरूरी हो गया था कि कंपनी के कर्मचारी अब करप्शन खत्म करें। देखो, इंग्लैंड में जो शासन चल रहा था वो भारत में नहीं चल रहा था, ये ध्यान रखिएगा। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड में चल रहा था और बहुत भारतीय नेता विदेश पढ़ने गए, चाहे वो सत्येंद्र नाथ बोस हों, राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो देवेंद्रनाथ टैगोर हों, जितने भी थे बड़े बड़े जितने लीडर, यहाँ तक कि गांधी भी गए, नेहरू भी वहीं से पढ़ के आए। तो जब ये वहां जाते थे ना, वहां पे रूल ऑफ लॉ देखते थे कि कानून का शासन है, कितने बड़े स्तर का डेवलपमेंट है, इसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। तो ऐसे में इन्हें लगता था कि हमारे देश को भी ऐसा बना देंगे। इसलिए इनकी शुरुआती दौरान पे इनकी श्रद्धा थी, चाहे वो दादा भाई नेहरूजी रहे हों। लेकिन दादा भाई नेहरूजी बीच बीच में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी उन्होंने ही दी, उन्होंने ही बोला कि हमारे देश का पैसा लूट ले जा रहा है। लेकिन शुरुआती दौरान पे चाहे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे हों, सारे लोग इनके पक्ष में झुके हुए थे, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन फाइनली धीरे धीरे इनके पत्ते खुले हैं। जब आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा। 1786, तो 1784 के मेन फीचर्स आपको याद होने चाहिए। कुछ नहीं है, पहला वैधानिक दस्तावेज है, दूसरा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक करने का कार्य किया गया। ठीक है, तीसरा जो है गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या कम कर दी गई और कंपनियों को उपहार लेना बंद करा दिया गया। क्लियर? 84 में। ठीक है, इजी है, आसान है। अगला 86 का अधिनियम, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे प्रशासक के तौर पे आया, गवर्नर जनरल बन के आया। तो उसे विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय, पहले निर्णय बहुमत पे हो रहे थे, अब ये किया गया कि गवर्नर जनरल को ही पावरफुल बना दिया गया। एक बंदा ही, धीरे धीरे शक्तियों का केंद्रीकरण किसके तरफ हो रहा है? गवर्नर जनरल की तरफ हो रहा है। पहले 4 सदस्य थे, निर्णय लेने में दिक्कत आ रही थी, 3 किए गए। अब फाइनली बोला गया कि यदि कभी कोई विशेष परिस्थिति होगी, विशेष परिस्थिति को परिभाषित नहीं किया गया। आप देखोगे हमारे संविधान ने भी ऐसा ही खेल खेला है, विवेकाधीन शक्तियां बोल दी हैं उसने। जैसे आप देखेंगे भारतीय संविधान, इतना बड़ा संविधान बनाया जरूर गया, लेकिन बहुत सारे पक्ष पता ही नहीं क्या है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, लेकिन किसे करेंगे नहीं बताया गया। तभी राष्ट्रपति खेल भी जाते हैं कई बार। जब आपको पता होगा, जब ये पूरा सिख दंगे और ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ने भी प्रयास किया कि सरकार जो है, कई बार बीपी सिंह से मिले, बीपी सिंह से मिलकर उनको भी सत्ता में। तो अब विवेकाधीन शक्ति है ना, विवेकाधीन शक्ति है, किसको बुलाना है? राज्यपाल इसी नाम पे खेलते हैं। आप देखिए, जिसकी 10 सीटें आई उसको बुला लेंगे पहले। आप देखिए, चाहे जितना अभी यहाँ पे देखा होगा, महाराष्ट्र में पूरा दंगल चल रहा था। शरद पवार जी की पार्टी थी और उधर शिवसेना की थी। पता चला सुबह 5 बजे कोई जल्दी उठ के वहां पता चला मुख्यमंत्री की शपथ लेके खड़ा है। तो ये सब क्या है? विवेकाधीन शक्तियां। भारतीय संविधान वैसे ही ये है, विशेष परिस्थितियों को यहाँ पे भी स्पष्ट नहीं किया गया। तो ओवरऑल निरस्त करने की जो ये पूरे अधिकार हैं, अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने के अधिकार किसको दे दिए गए? गवर्नर जनरल को दे दिए गए। ठीक है, और इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था, उसको गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां दे दी गई, सर्वोच्च सेनापति भी उसे बना दिया गया। क्लियर? ठीक है, तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर आपको आसानी से समझनी है। 1786 के अधिनियम में 2 चीज़ें हैं। इसके बाद 1793 का जो एक्ट है, यहाँ पे नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना, सैलरी अब भारत से मिलेगी उन्हें। ठीक है,
दूसरा, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव यहीं से पड़ी, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कोड बनाए गए, कार्नवालिस कोड बनाया गया है ना, और यहीं पर पुलिस, अब यहीं पे सिविल सेवा का जनक भी कार्नवालिस को बोला जाता है, तो उसने बहुत सारे कानून बनाए, कोड बनाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, भारतीय क्षेत्र जितने भी हैं, ये तो देखो भारतीय संविधान, ये बन के कंपनी का प्रशासन ऊपर से बन के आ रहा है, ब्रिटिश संसद बना के भेज रही है, लेकिन भारतीय क्षेत्रों में अब जो प्रशासन करना उसके लिए भी कानून बनाए जाने शुरू कर दिए गए। कब से? 1773 के अधिनियम से। तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव पड़ी। कब पड़ी? 1773 के एक्ट के द्वारा। बहुत आसान है। इसके बाद सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया, जैसे वर्तमान में। ठीक है, आसान है, इजी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई। ठीक, पहला तो ये, ईसाई मिशनरी भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी की व्यापारी यहाँ पे मोनोपोली खत्म की जा रही है, एकाधिकार समाप्त किया जा रहा है। कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, ब्रेक किया गया। सबसे पहले भारत के साथ मोनोपोली तोड़ दी गई, लेकिन केवल और केवल एक उद्योग बचा, टी इंडस्ट्री। सबसे बड़ी यही थी, चाय उद्योग। चाय उद्योग इंडस्ट्री और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके एशिया के अन्य सभी क्षेत्रों में इनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई, एकाधिकार खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो पहला क्या है, कंपनी के व्यापारिक कार्य थे उनकी समाप्ति, व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई। इसके बाद शिक्षा पे 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का बंद किया गया। यहाँ पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, जो स्थानीय स्वशासन शासी संस्थान थी, जो ऑटोनोमस बॉडी थी, उनको क्या किया गया, टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया गया कि आप टैक्स वसूल सकते हो। ठीक है, इसके बाद कलकत्ता, बंबई, मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यानी कि यदि कलकत्ता, बंबई, मद्रास सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसको ब्रिटेन भेजना पड़ेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और ब्रिटेन भेज करके पहले उसको अनुमोदन कराना पड़ेगा, अप्रूव्ड कराना पड़ेगा। इसके बाद ही आपका क्या होगा। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 200 और 201, ये 2 अनुच्छेद किससे जुड़े हुए हैं, राज्यपाल के पास स्पेशल पावर है कि यदि राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा से कोई कानून पारित होकर के आता है तो उसे राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के पास रख सकता है, विधेयकों पे अनुमति को रोक सकता है। ठीक है, तो वैसे ऐसे जोड़ना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसी बहाने 2 आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। विधेयकों पे अनुमति से जुड़े हुए हैं ये दोनों आर्टिकल। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा वो अपने विधेयक को स्वविवेकाधिकारों से दिया गया है। ठीक है, तो कलकत्ता, बंबई, मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है। ठीक है, समझिए राज्य सरकारें केंद्र के कैसे दबाव में रखी गई हैं। कभी भी ऐसा किसी राज्य से अच्छे संबंध नहीं रहते होंगे, मान लीजिए पश्चिम बंगाल के साथ अच्छे संबंध नहीं है या फिर कोई भी, तो क्या होगा, राष्ट्रपति का मतलब क्या है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का मतलब है प्रधानमंत्री। तो सीधा सीधा क्या होता होगा, तुरंत राज्यपाल को फ़ोन लगा के बोल दिया जाता कि विधानसभा का कोई भी कानून आता है सीधा भेजना है ऊपर। बहुत अच्छा तरीका है दबाव में लाने के लिए राज्यों को। तो ये भारत में जो स्टेट है ना, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद योजना आयोग उखाड़ फेंका इन्होंने, बोला सबसे पहले ये संस्था खत्म करूंगा, क्योंकि योजना आयोग तो और खतरनाक थी। ऊपर तो ये पूरी प्लानिंग बना लेते थे बैठे बैठे, और बैठ के ज़बरदस्ती थोप देते थे, ये करना है, ये लक्ष्य पूरे करने हैं, ये करना है, ये नीतियाँ बनानी है। ठीक है, बहुत कोई डिस्कशन नहीं होता था। मुख्यमंत्रियों को वही वाली हालत होती थी कि रातों रात इमरजेंसी लग गई और देश के गृह मंत्री को पता नहीं क्या हुआ है। सुबह उठ रहे हैं, जब फ़ोन बज रहा है तब वो पता करने आ रहे हैं कि अच्छा हुआ क्या है, तब पता चला कि इमरजेंसी लग गई। किसने लगाई, राष्ट्रपति महोदय ने। राष्ट्रपति खुद नहीं पता मैंने कब लगाई। तो ये वाली कंडीशन अभी भी होती है, अभी भी कई सारे उपबंध ऐसे हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो
तो मैं कह रहा यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका हम देख रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में स्वायत्त शासी संस्थाओं को टैक्सेशन का राइट दे दिया गया। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा निर्मित विधियों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। ये भी खत्म कर दिया, यानी कि सम्राट अब किसे बनाएगा, जो गवर्नर बनाएगा, और जो सेनापति बनाएगा वो सम्राट नियुक्त करेगा। धीरे 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 शक्तियां सम्राट के पास जा रही हैं। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट में धीरे से ये काम भी कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1813 का राजलेख। 1813 का राजलेख जो है, इसमें बंगाल के गवर्नर को, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो अब भारत शब्द यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया। बोला बंगाल के से हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, उड़ीसा भी आ चुका है, अवध प्रदेश भी आ चुका है। इसके बाद बहुत सारे क्षेत्रों को हमने सहायक संधि प्रणाली के तहत ले लिया है। कई सारे युद्धों के साथ बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया है। तो ऐसे में फिर इन्होंने बंगाल के गवर्नर शब्द, ये बोला बंगाल भर का नहीं बचा, भी ये भारत का गवर्नर जनरल शब्द बन गया। तो यहाँ से पहले तो ये चेंज किया गया। इस समय कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे बेंटिंग महोदय थे। फिर इसके बाद कानून बनाने का अधिकार, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसे पूरे भारत के लिए अब कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कि पहले कहाँ तक के लिए मिला था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये क्षेत्र के लिए मिला था। अब इसके अलावा अब इंडिया में कहीं पर भी वो कानून बना सकते हैं जहाँ जहाँ पर उनका शासन है। ठीक है, लेकिन नियंत्रक मंडल कभी भी कानून को अस्वीकार कर सकता था। यदि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लगता है कि कानून में कोई दिक्कत है, कुछ है, तो वो इसे अस्वीकार कर सकता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है आपका, गवर्नर जनरल द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल के द्वारा जो कानून पारित किया जाता था उसे क्या बोला जाने लगा, अधिनियम। ठीक है, एक्ट का नाम इसको दे दिया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य बना दिया गया। टोटल सदस्य कितने थे गवर्नर जनरल की परिषद में, बताइए? 24 सदस्य थे। तीन सदस्य थे। गवर्नर जनरल जो कार्यकारी परिषद थी, 3 सदस्य थे, 1 + 3। ठीक है, वो कंपनी की अलग है। ये आपका जो है यहाँ पे प्रशासन के लिए है, जो कार्यपालिका विधायिका, तो 1 सदस्य आ गया, चौथा सदस्य सम्मिलित कर लिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद संख्या कम हुई। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल संख्या कितनी हो गई, चौथा सदस्य कौन है, विधि के कौन आया था विधि सदस्य के तौर पे, लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक विधि आयोग का यहाँ पे गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया गया, मोनोपोली खत्म। ठीक है, अब कोई भी आ सकता है, क्योंकि देखो 1780 में व्यापक स्तर का औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में होना शुरू हुआ। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसी दौरान एक और घटना घटी 1815 के दौरान। नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, चूँकि यूरोप में सबसे प्रतिस्पर्धी देश उसका ब्रिटेन ही था। ठीक है, तो हुआ क्या, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई। महाद्वीपीय व्यवस्था मैंने आप लोग को बताई है कई बार, जानते नहीं जानते, नहीं जानते। नेपोलियन बोनापार्ट ने देखिए किया कि आमतौर पे जितना हिस्सा ब्रिटेन का था, जैसे ब्रिटेन एक द्वीप था, आइलैंड था, है ना, अभी भी है, तो ब्रिटेन जैसे ये वाले हिस्से में ब्रिटेन है, इसके चारों तरफ यहाँ पे उत्तर सागर है, यहाँ पे डेविस जल संधि है, डोवर जल संधि बोलते हैं इसे, है ना, और इधर आपका अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे आपका फ्रांस है। डोवर जल संधि फ्रांस और ब्रिटेन को जोड़ती है, लगभग 34 को, इसी को इंग्लिश चैनल बोलते हैं, है ना, होता है ना कि इंग्लिश चैनल पार किया, यही है इंग्लिश चैनल, इसी को बोलते हैं। 34 किलोमीटर का है, बहुत सारे लोग एडवेंचर करते रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस है, तो फ्रांस की इससे बड़े स्तर की प्रतिद्वंदिता थी। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट था। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ब्रिटेन से पराजित हो चुका था। तो किया क्या इसने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के सभी देशों को फरमान सुना दिया अपना, जितने भी देश थे, स्पेन, पुर्तगाल और जितने भी इंटू पिंटू, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जितने भी यहाँ पे देश थे, सबको बोला एक काम करना है, कोई भी ब्रिटेन के साथ अब व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ से कोई भी माल नहीं मंगवाएगा। तो जब अब समझिए ब्रिटेन लगातार माल का उत्पादन कर रहा है वहाँ पे, और सीधा नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि अब ब्रिटेन से कोई माल नहीं मंगवाएगा, यदि ब्रिटेन से कोई माल मंगवाएगा तो मेरे से फिर युद्ध करेगा।
और नेपोलियन का सिक्का चलता था, जितने युद्ध होते थे सब में जीतता था फ्रांस, उस समय बड़ी पावर बन चुका था। तो ऐसे में सारे डर गए। इसने चारों तरफ अपनी नौसेना लगा दी, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद भी व्यापार करना बंद कर दिया। जैसे हम लोग चीन के बारे में हुड़की देते रहते हैं ना, चीन का बहिष्कार कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे, चीन के सामान का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वैसे ही नेपोलियन भी पागल था, वो बोला कि यही एक तरीका है, इकोनॉमिक तरीके से इसे तोड़ दें। तो जितने भी यूरोपीय देश थे वो मानसिक तौर पे नेपोलियन के साथ आ गए। लेकिन आप समझते हैं कि जब ये चीज़ें होनी चालू होती तो फिर तस्करी चालू होती है, बड़े स्तर की होती है ना। जैसे अफीम बैन है, गांजा बैन है, जो चीज़ें बैन है उसकी तस्करी हो रही है। जो 1 रुपए की चीज़ है, जैसे अब बिहार में शराब बंद है तो हो रही होगी, ऐसा थोड़ा ना शराब नहीं बिक रही होगी, खूब बिक रहा है। आप बिहार से ही हैं क्या? बिहार के पास। अच्छा, देखो सप्लाई उप्लाई में है कुछ योगदान। तो कहने का तात्पर्य है, तो ब्रिटेन को तो कोई फर्क पड़ रहा था क्योंकि ये माल फैक्ट्रियों में बन के डंप होता जा रहा था। ऐसा नहीं था, ब्रिटेन को दबाव होना चालू हो गया। तो ब्रिटेन के अंदर जितने भी उत्पादक थे, जो औद्योगिक क्रांति में बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई थी, उन्होंने कहा भारत का बाजार खोलो। यहां से दबाव ज्यादा पड़ने लग गया क्योंकि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि भारत एक बड़ी मार्केट थी। अब इस महाशय का सोचो, इसने अपना पूरा सामान, इसका खुद ब्रिटेन से आता था, इसने अपना माल तो रोक ही दिया, बाकियों को बोल दिया। अब इनके घर के अंदर, अब आप खुद सोचिए, अभी 4 दिन आप लोगों को न देखा कि इस बीच में मोबाइल आपका ख़राब हो जाता, टच स्क्रीन चाइना से आती थी, पता चला मोबाइल ही बंद पड़ा है। लैपटॉप खरीदने जाओ उसके रेट बढ़ गए। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जितने भी आते हैं, इंडिया में बनते कितने हैं? मोबाइल को ओप्पो इंडिया में बनाता है, बाकी कोई भी मोबाइल आना ही बंद हो गया भारत में। या तो पहले आत्मनिर्भर बन जाओ, तभी मोदी जी क्यों लेकर के आए तुरंत? चाइना के बाद ही आत्मनिर्भर ये आया। कोविड तो था ही एक कारण, लेकिन मेन चाइना था। यदि ये चाइना वाला मामला नहीं होता तो शायद आत्मनिर्भरता में हम इतनी जल्दी नहीं सोचते। तो फाइनली फिर ये कंडीशन हो गई कि जितने भी देश थे यहाँ पे, इनके अंदर ही विद्रोह होना चालू हो गया कि भैया हमें माल दो, फ्रांस से खरीद के दो चाहे। अब फ्रांस के बाद खुद हो तब ना। अब ये बंदा फंस गया, नेपोलियन बोनापार्ट। अंदर ही जनता उसकी विद्रोह करने लग गई। ठीक है, आप खुद देखो, अभी आप लोग दीपावली का त्यौहार होता है, 5 रुपए की फुलझड़ी खरीद लाते हो, जो लाइटें खरीदनी है, इंडिया वाली खरीदो तो 50 रुपए की मिलेंगी। आपको फर्क थोड़ा पड़ता है, आप लगता है अभी खराब हो जाए, मैं 10 खरीद लूंगा 5-5 रुपए की। 50 चीज़ें महंगी, चीज़ें सस्ती। अभी चीज़ें यहाँ पे से सस्ती आती थी क्योंकि उत्पादन ह्यूज मात्रा में होता था। चीज़ें महंगी होती गई, महंगाई बढ़ती गई। तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या, ये महाद्वीपीय व्यवस्था फेल हो गई पूरी तरीके से फ्रांस की। क्योंकि फ्रांस की जो आर्मी का सामान है, सब कुछ, सारा कुछ हम बहिष्कृत कैसे कर सकते थे? बहिष्कार पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ये कहानी फेल हो जाती है। और इसके कारण ही भारत में दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, भारत के मार्केट को खोलना पड़ जाता है ब्रिटिश सरकार को। इस कारण से 1833 का जो एक्ट आया, 1833 के एक्ट में पूरी तरीके से व्यापारी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1813 से देखो शुरुआत हो जाती है। ये घटना आपकी वही 1800 AD के आसपास की घटना है। नेपोलियन बोनापार्ट 1795 में आता है गद्दी पे, ठीक है, क्रांति के बाद, इसीलिए उसे क्रांति पुत्र कहा जाता है। 1889 में ब्रिटेन में वहाँ पे एक क्रांति होती है ना, फ्रांसीसी क्रांति, है ना, उसके बाद ही नेपोलियन बोनापार्ट शासन गद्दी पे बैठता है। ठीक है, चलो ये अलग बात है। तो यहाँ पे हो गई एक बात, समझ में आया? ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार, चीन चाय सब खत्म। कंपनी को प्रशासनिक दायित्व ही रह गया उसके पास केवल, कि अब भैया भारत में प्रशासन करो। व्यापार के लिए तो और बहुत सारे लोग आ गए, व्यापार भी करो, प्रशासन भी करो, लेकिन मेन काम उसका प्रशासन का रह गया। इसके बाद विधियों को संहिताबद्ध करने चालू कर दिया, कोडिफाइड करना चालू कर दिया। जितने भी कानून हैं उसके लिए जो आपका बनाया गया था, विधि आयोग बनाया गया था, तो आयोग गठित करने का प्रावधान हो गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। और इसी दौरान देखेंगे आप बहुत सारे कानून बने। सती प्रथा समाप्त की गई, शारदा एक्ट आया था। इसके बाद आपका दास प्रथा भी खत्म कर दिया गया। लॉर्ड एलनबरो के टाइम पीरियड पे दास प्रथा खत्म हुई थी 1843 में, सती प्रथा 1829 में। ठीक है, इसके बाद शिशुवध प्रथा ये भी खत्म कर दी गई। इसी दौरान शिशुवध होता था, बच्चों को मार दिया जाता था बलि के नाम पे, देवी देवताओं, अंधविश्वास, रूढ़ियों के नाम पे छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ा दी जाती थी।
ठीक है, जैसे गांव में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो होता था कि माता जी को 4 बच्चे चाहिए, तो 4 बच्चे निपटा दिए जाते। तो उस जमाने में हम होते तो यहाँ पॉलिटी न पढ़ा रहे होते, है ना, पता चला कोई भी बलि प्रथा के नाम पे निपटा देता। ठीक है, तो कहानी ये कंडीशन थी। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति कर दी गई। यानी कि भेदभाव, आर्टिकल 15 भी आपका यही बात करता है भारतीय संविधान का। देखो अब यहाँ पे देखो संविधान की झलक दिखने लग जाएगी आपको, ये सारी चीज़ें आने चालू हो गई यहाँ पे। तो अधिनियम की धारा 87 के तहत, लेकिन ये सब कहने भर की बातें हैं। रंग के आधार पे तो इन्होंने तो कभी नहीं किया, व्हाइट वर्सेस ब्लैक करते ही रहे, अंत तक किया इन्होंने। सरकारी सर्विसेज में आपको पता होगा कि उस समय यदि आप IAS की तैयारी कर रहे होते तो उम्र कितनी थी, 21 साल। ये कंडीशन थी, मतलब हम जब ग्रेजुएट होकर के 24-25 साल में हमें समझ में आता है कि हमें कुछ करना है, तब तक एग्जाम खत्म हो चुका होता था, अवसर निकल चुका होता था। ये कंडीशन थी उस दौरान। तो ये क्या था, भेदभाव ही तो था, नस्लीय भेदभाव था कि भारतीय प्रवेश न कर जाएं ICS में। लेकिन कंडीशन उल्टा हो गई। आपको पता होगा 1926 तक अंग्रेजों से ज़्यादा जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले होते थे भारतीय होते थे। टॉप मेरिट में सबसे ज़्यादा इंडियन आते थे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और ये भी बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि इतने सारे प्रतिबंध लगाने के बाद भी एग्ज़ाम कहाँ होता था, पहले ब्रिटेन में ही होता था, और सिलेबस बहुत अलग तरीके का होता था, है ना। मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी ना कि सुभाष चंद्र बोस के पिताजी पीछे पड़ गए कि बेटा तुझे ICS बनना है, ICS बनना है, ICS बनना है, ICS बनना है, ये करना है, वो करना है। उन्होंने कहा कि छोड़ दो मुझे, मैं थोड़ा सा लेनिन के विचारधारा से प्रेरित हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि देश में समाजवाद आए, मैं लीडरशिप में जाना चाहता हूँ, मैं देश की आज़ादी पे संघर्ष करना चाहता हूँ। उनके पिताजी कहा नहीं, तुम्हें बनना तो ICS है, मैं चाहता हूँ, मेरा सपना है। तो पिता के सपना को पूरा करने के लिए वो कोलकाता से रवाना हो गए। जब शिप में बैठे, वो जलयान में बैठे, पहले जलयान चलता था, एयर वाला अभी मामला चालू हुआ है। तो जलयान पे जब बैठे तो फिर आप समझते ही हैं, पूछ ही लिया किसी ने कि बेटा कहाँ जा रहे हो, बोले इंग्लैंड जा रहा हूँ। बोले किस लिए जा रहे हो, बोले ICS की तैयारी करने जा रहा हूँ। बोले कहाँ फंस रहे हो, नहीं हो पाएगा, तुम्हारी उम्र कितनी है, अगले ही साल तुम्हारा अटेम्प्ट ख़त्म है, और तुम्हें पता है सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है, कैसा है, और इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इंडियन का तो होता ही नहीं है। खूब दुनिया भर का ब्रेन वॉश किया उस, जब भी मिलता था 3-4 दिन की लंबी यात्रा होती थी, तो जब भी वो मिल जाता था उसी टाइम पकड़ लेता था, सुभाष को इधर आओ, फिर वर्कशॉप करे। वो परेशान हो गए कि यार ये अच्छा भी मिला मुझे हर टाइम पे, बस जब भी, तो बहुत बच के किसी तरीके से वो ब्रिटेन पहुँचे। वैसे भी डिमोटिवेट उसने रास्ते भर में कर ही दिया था, और सबसे बोलने लगा देखो ये लड़का ICS की तैयारी करने जा रहा है, ये ICS की तैयारी करने जा रहा है। तो जब ये कंडीशन हुई, सुभाष बोले कि यार ये मूर्ख है। शुरू में जोश तो बहुत होता है, उनको भी जोश बहुत था। और जब वो ICS की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड पहुँचे, वहाँ पे पाठ्यक्रम देखा, सिलेबस देखा, तो उसमें कहानी उल्टा थी। उसमें स्पेनिश भी पढ़नी थी, उसमें पुर्तगीज़ भी पढ़नी थी। उन्होंने बोला मुझे हिंदी इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है, मैं इतनी भाषाएँ कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश विश्व में कई जगह पे था, पुर्तगाल, हर, तो उन्होंने मल्टी लैंग्वेज और बहुत सारा सिलेबस बहुत डायनेमिक हुआ करता था। सुभाष ने बोला वो जो आदमी था जहाज़ में वो सही था उन्हें ये महसूस होने लग गया कि वो जो था व्यक्ति वो गलत नहीं था कहीं ना कहीं पे। और फाइनली उनको मानसिक तौर पे वो प्रिपेयर हो गए कि अब मैं छोड़ दूंगा, तैयारी बहुत हो गई, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन फिर सोचा जाते जाते इतना पैसा तो खर्चा हो गया है, एक बार एग्ज़ाम दे ही दिया जाता है। तो उन्होंने जितना पॉसिबली था मन से खूब तैयारी की और एग्ज़ाम दिया, और जब रिज़ल्ट आया तो 4थी रैंक, टॉप लिस्ट में नाम। समझिए, जिस आदमी को उम्मीद ही नहीं थी वो खुद सरप्राइज हो गए कि मेरा कैसे हो गया। और आने के बाद अगले 1 साल बाद जॉब उनको छोड़नी ही थी, पिताजी की मंशा थी, पिताजी को दे दिया जॉब कि लो ख़त्म बात, मैं फिर से देश सेवा के लिए समर्पित। और वहीं से फिर वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य और देश की आज़ादी में, आपको पता है गांधी से ज़्यादा पॉपुलर थे सुभाष। गांधी तो उनके आगे कुछ नहीं थे। यदि सुभाष को ख़त्म नहीं किया जाता तो हो सकता है राष्ट्रपिता आज वो होते, लेकिन उनको ख़त्म कर दिया गया। एक डर्टी पॉलिटिक्स ने सुभाष को ख़त्म किया है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस भारत के वो सेनानी होता है। खुद सोचो, वो बंदा यदि संविधान सभा के अंदर होता तो क्या होता, कैसे कैसे प्रावधान होते, किस तरीके का संविधान होता। यदि वो भारत का पहला राष्ट्रपति बना होता, किस तरीके, ये पाकिस्तान विभाजन बिल्कुल नहीं होता। जो आदमी विदेश में जाके एक अलग सरकार बना दे, अलग सेना बना दे, कितना विजनरी हो सकता है, एक पैरेलल गवर्नमेंट उसने बना दी। तो
तो यदि वो होता संविधान सभा में, वो चाहते थे कि देश में कुछ समय के लिए तानाशाही लगाई जाए। थोड़ा सा हिटलर और मुसोलिनी से ज़्यादा प्रभावित थे। बोले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग निरंकुश या अनपढ़ लोगों का देश है, कुछ समय तक तानाशाही लगा के इस देश को जबरदस्ती कुछ कार्य कराने, और जब वो चीज़ें हो जाएंगी इसके बाद हम नियमबद्ध तरीके से देश को चलाएंगे। मतलब उनका तानाशाही निरंकुश नहीं था, हिटलर जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि एक सैन्य प्रक्रिया के तहत पहले देश को अनुशासित बनाया जाए। हमारे देश में अनुशासन की नितांत कमी है, और देखिए आज भी दिखाई देती है। तो बहुत विजनरी पर्सन थे, शायद यदि होते तो कुछ इतिहास अलग होता। चलो अलग बात है, हम यहीं पे हैं। इसके बाद आपका ये एक डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें जो हैं ये आपकी समाप्त कर दी गई 1833 से। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करने के लिए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, बजट की बात यहां से उठनी चालू हो गई, एक बजट बनाने की बात शुरू हो गई। ठीक, तो एक बजट का भी बात कहीं पे आता है तो 1833 का चार्टर एक्ट पे ही बजट को लेकर के प्रावधान किया गया था। अब ये अंतिम है, कंपनी के अधीन शासन को लेकर के अंतिम है आपका चार्टर एक्ट। इसमें इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, पहले बात विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। इसके बाद दूसरा कार्य क्या किया गया, मतलब यहाँ पे देखिए कार्यपालिका विधायिका, यानी कि एक विधायिका का जन्म होगा अब। ठीक है, एक विधायिका का जन्म होगा, प्रशासनिक कार्यों से विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। पहले क्या था, एक ही संस्था थी, अब क्या हो गया है, दो संस्थाएं बन जाएंगी। गवर्नर जनरल की परिषद वो अलग हो जाएगी, और विधि निर्माण के लिए भारत में 12 सदस्यीय विधान परिषद बना दी गई। ठीक है, जैसे अभी हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वैसे ही 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बना दिया गया, और सबसे पहले यहीं से भारतीयों को प्रशासन में लाना शुरू कर दिया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यहीं से लागू होता है 1853 के चार्टर एक्ट से। इसके बाद बंगाल के प्रशासन के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, इसके लिए विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पहले आपने देखा था ना, गवर्नर जनरल +3 प्लस विधि सदस्य। अब विधि सदस्य को यहाँ पे पूर्ण, पहले अस्थायी सदस्य था, अब पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है, तो टोटल संख्या भी 4 ही है। गवर्नर जनरल की विधि सदस्य को गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी यानी मनोनीत करने के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा होती है। यहीं से फिर परीक्षाओं का चलन भी चालू होता है। प्रतियोगी परीक्षा भी 1853 के चार्टर एक्ट से चालू होती हैं। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने की भी शक्ति दे दी गई कि अब कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। कंपनी कब समाप्त करने की बात की गई, 1873 के एक्ट में, कि कंपनी समाप्त कभी भी की जा सकती है, और 1884 को कंपनी पूरी भंग भी कर दी गई। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी का शासन समाप्त करने की शक्ति का प्राधिकार कब मिला, ठीक, 1853 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटा के 18 कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था 24 थी ना संख्या, कितनी हो गई, 18, कम कर दी गई है। ठीक, तो मेन काम क्या है, कार्यपालिका विधायिका, यहाँ से विधायिका का जन्म होता है। 12 सदस्यीय विधायिका जो क्षेत्रीय चुनावों के द्वारा आई, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल के प्रशासन के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया, LG बना दिया गया। विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यहाँ पे मनोनयन की जगह पे प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बना दिया गया। कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो फिर 1857 की क्रांति का बहाना चाहिए था, वो बहाना जैसे ही मिलता है वैसे ही कंपनी का शासन समाप्त करके 1858 का चार्टर एक्ट पारित किया जा सकता है। अब यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन प्रशासन प्रारंभ होगा। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन प्रशासन शुरू होगा। ठीक है, तो चूंकि अभी ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, भारत शासन अधिनियम नाम दिया गया इसका, भारत शासन अधिनियम 1858 तो इसका नाम दिया गया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अब हम भारत में एक बेहतर शासन प्रशासन लेकर के आएंगे, एक उत्तरदायित्व शासन प्रशासन लेकर के आएंगे। तो इसका नाम दिया गया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से इसको पारित किया गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया 1858 के माध्यम से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, ये दोनों संस्थाएं भी। ठीक है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत को यहां पे अब एक भारत सचिव बना दिया गया। भारत सचिव, ब्रिटिश मंत्रिमंडल होता था, जैसे अभी भारत में मंत्रिमंडल है ना, आपको पता है ना, मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे पद होते हैं। आर्टिकल 74 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह के देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब मंत्रिपरिषद का जो सबसे बड़ी बॉडी है वो क्या है आपकी, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। तो वैसे ही जो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल था, ब्रिटेन में भी संसद है, वहां पे भी सरकार है, राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल ब्रिटेन में होगी। उस मंत्रिमंडल में एक राज्य सचिव का पद बना दिया गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, एक राज्य सचिव का पद बना दिया गया और इसकी नियुक्ति जो है, इसमें 15 सदस्य रख दिए गए और इसका काम था भारत में शासन करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खत्म। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने थे, 18 सदस्य कर दिए गए थे ना 24 से। अभी कहाँ गए, जब रहा ही नहीं तो कंपनी अब अपना जो करना है करे यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी फिर से वही हींग और दुनिया भर का व्यापार करना चालू, बस उतने के लिए बची। शासन प्रशासन में अब सीधा सीधा राजा का हस्तक्षेप हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अभी देखो, महारानी को कैसर हिंद की उपाधि बाद में दी जाएगी, बाद में उसे भारत का केसर बनाया जाएगा। ठीक है, तो शाही उपाधि बाद में आता है, लेकिन यहाँ से राजा का शासन हो गया। इसके बाद भारत सचिव जो है अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि कोई भी गड़बड़ होगी तो ब्रिटिश संसद, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे और मंत्री व्यक्तिगत तौर पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना, वैसे ही यहाँ पे भारत सचिव भी अपने कार्य के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है। 15 सदस्य जो है उसके परिषद के सदस्य होंगे। 8 सदस्यों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा और 7 कंपनी के निदेशक मंडल से लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो कंपनी का थोड़ा बहुत रोल यहां पे कर दिया गया, जो वहां पे संस्था बनी। ठीक, ब्रिटेन में नाम क्या था, भारत सचिव या राज्य सचिव। ठीक है, तो 8 सदस्य जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मनोनीत कर दिए गए। ठीक, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक, इसके बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद शिक्षित वर्ग द्वारा इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। सब बोले अरे अब हमें मिल गया जो चाहिए था। ठीक है, हमें यही तो चाहिए था, क्योंकि सब जाते थे वहां देख के आते थे राजा का शासन, राजा का शासन। अब कह रहे थे ये मिला, अब फाइनली अब हम जो है, मतलब भारत में जो राजा थे वो अच्छे तो लग ही नहीं रहे थे इन लोगों को, तो अब धीरे धीरे ब्रिटेन के राजा के अंतर्गत जब आ गया तो इसे बोला हमारा ये मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र हमारा मिल गया। ठीक है, तो 1858 का ये राजलेख रहा। ठीक है, अब बात करते हैं 1861 का जो आपका भारत शासन अधिनियम है। तो वो तो जल्दी जल्दी में पारित कर दिया गया, लेकिन अब इसको इत्मीनान से सारी चीज़ों को देखा गया इसमें और डिस्कस किया गया, और इसके तहत ये संवैधानिक विकास का सूत्रपात यहाँ से होना चालू हो जाता है। गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण करने का भी प्रारंभ किया गया। हमारे यहाँ पे भी तो है नए प्रांत का निर्माण, अनुच्छेद आर्टिकल 3 के तहत संसद नए प्रांत का निर्माण कर सकती है। देखो एक केस आया था, इनरी बेरूबारी केस, नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, 1960 में। दरअसल बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र हिस्सा है जिसको बोलते हैं बेरूबारी। ठीक है, आज़ादी के बाद क्या हुआ, उस क्षेत्र का विभाजन होना था। विभाजन क्या होना था, आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास जाना था और आधा हिस्सा भारत के पास जाना था। वो भारत संघ का हिस्सा था। तो हुआ क्या कि लगातार वहाँ पे बात ये चल रही थी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक काम करते हैं, इसको आधे हिस्से को रेफरेंडम कराते हैं और आधे हिस्से को दे देते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, उस समय शायद फिरोज नून थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, फिरोज नून साहब 1960 में। तो फिरोज नून और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक समझौता भी हुआ। ठीक है, इसे नेहरू नून समझौता भी बोलते हैं कि बेरूबारी क्षेत्र को क्या किया जाएगा कि हम, लेकिन अब बात ये आती है कि अब दे कैसे। भारतीय संविधान में कोई कहीं उपबंध है कि हम भारत के किसी क्षेत्र को, या फिर एक चीज़ बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है,
लोकतांत्रिक गण, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तभी ये बेरूबारी केस आया है आपका, उसी को मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला गया तो ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार का शासन, ठीक। और गणतंत्र का मतलब, गणराज्य का मतलब ये है कि जो राज्य का प्रमुख होगा, राज्य का मुखिया होगा, वो निर्वाचित होगा। तो क्या राज्य का निर्वाचित मुखिया अपने देश की जनता को किसी और राज्य को सौंप सकता है क्या? जिस जनता द्वारा वो स्वयं चुना गया हो, तो क्या वही, क्योंकि क्या हो रहा था, बेरूबारी के नागरिकों को भी वहां जाना पड़ता, लैंड भर की बात थोड़ी ना थी, उनके नागरिकों का भी, नागरिक भी चले जाते। तो ये बोला जा रहा था कि क्या देश के, क्योंकि उनका भी तो उन्होंने भी तो सरकार को चुना है ना, तो क्या जो जनता अपने सरकार को चुनती है, क्या उस जनता के पास ये अधिकार है कि अपने नागरिकों को किसी और देश को सौंप दे? एक बात तो ये निकल के आई, हो सकता है क्या? हाँ, अब प्रस्तावना का मामला निकल आया, प्रस्तावना में ही ये शब्द लिखा था। अब जानते हो वकील बहुत खतरनाक होते हैं, फंसा दिया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट बोले कि यार सही बात है कि देश की, मतलब हम ही सरकार को चुने और सरकार हम ही को कहीं और सौंप दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनरी बेरूबारी में ये मामला आया। फिर दूसरा बात यह है कि जो इनरी बेरूबारी केस है, क्या बेरूबारी क्षेत्र को हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करें? क्योंकि इसके तीसरे क्लॉज में आप देखेंगे आर्टिकल 3 के, वहां पे लिखा हुआ है कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को आधा कर सकती है, कम कर सकती है। तो यानी बेरूबारी का हिस्सा निकाल के देना था किसी और को, तो ये कम करने वाली बात ही होती है। तो क्या इसके तहत किसी दूसरे देश को देना संभव है? कम करना तो ठीक है भाई, कम करके 2 बना दो, लेकिन वो रहेगा तो भारत संघ का हिस्सा ना। यहां पे तो बात आ रही है कि पाकिस्तान को देना है ये पूरा हिस्सा। तो तीसरा अनुच्छेद, और देख है आपके पास आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 कि भाई आर्टिकल 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए और संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से क्या किया जाए। अब ये 3 प्रश्न आ गए इनरी बेरूबारी केस में, ठीक है। तो पहला केस, पहला मामला था कि प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा हुआ है, तो इनरी बेरूबारी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, सीधा मना कर दिया कि ये हिस्सा नहीं है, क्यों इसको लेकर खड़े हो तुम लोग, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये प्रस्तावना जो है ये संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। देखो यही सुप्रीम कोर्ट बाद में पलट गया, केशवानंद भारती बाद में बोलता है कि ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। वहां पे नेहरू नून समझौते को सही ठहराने के लिए प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा ही मानने से अस्वीकार कर दिया, बोला यही नहीं हिस्सा, ये तो संविधान निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है। तो इसको निपटाया। अब अनुच्छेद 3 आया, तो अनुच्छेद 3 में बोला कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम ज्यादा तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र को उठा करके किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 3 के तहत आप ये अमेंडमेंट नहीं करोगे। आर्टिकल 3 का मतलब समझते हो ना? आर्टिकल 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को कम ज्यादा करना, नाम परिवर्तित करना संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यह संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 2 और 3 का यदि प्रयोग करेंगे तो संविधान संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो अब बचता है एक ही तरीका, कौन सा? 368। तो फिर नेहरू जी के द्वारा नवा संविधान संशोधन लाया गया और नवे संविधान संशोधन के द्वारा बेरूबारी को उठा के किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को। उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। एक बार और हुआ है अभी 2015 में, 100वां संविधान संशोधन में भारत के एक हिस्से को उठाकर लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ और उसके तहत उसे दे दिया गया। तो ये देखो, संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य किसी भी क्षेत्र को किसे दे सकता है? अन्य किसी भी राष्ट्र को दे सकता है। तो इनरी बेरूबारी केस समझ में आया क्या था? समझ में आया कि नहीं आया? प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था और केशवानंद भारती में फिर बदल गए थे। मैं आपको बहुत सारे केसेस अभी ऐसे ऐसे बीच बीच में यदि आएंगे मेरे दिमाग में तो मैं आपको कहानी सुनाता चलूँगा, आप लोगों को भी केसेस भी कुछ याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो कहाँ पे हम लोग? गवर्नर जनरल की विधायी कार्यों के लिए नए प्रांत का निर्माण। हाँ, यहाँ से बात आ गई थी इसलिए मैंने बता डाला आपको। तो आर्टिकल 3 में ये बात हमारे अभी संविधान में दी गई, लेकिन अब देखो यहाँ से दिख रहा है कि कुछ आपकी संविधान की चीज़ें। तो नए प्रांत के निर्माण की पावर किसको दे दी गई?
ठीक है, विधायी कार्यों नए प्रांतों के निर्माण, विधायी कार्य होती नए प्रांतों के निर्माण, नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को कुछ राइट दे दिए गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ा के 5 कर दी गई। विधि आयोग चौथा आया था, एक और पिंटू आ गया। ये कौन था? वित्तवेत्ता था, विधिवेत्ता नहीं, वित्त फाइनेंस का जानकार था। ठीक है, तो अब संख्या टोटल कितनी हो गई? 5। ठीक है, टोटल संख्या 5, क्योंकि अब गवर्नर जनरल को टेंशन नहीं थी, बोले जितना बढ़ाना है बढ़ा लो। क्यों? 1786 का अधिनियम था ही उसके पास। 1786 में तो बोल ही दिया गया था कि विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को वो खत्म कर सकता है, सर्वोच्च सेनापति की भी पावर है, सारा कुछ है। लेकिन 73 में दिक्कत हो गई थी, 4 में ही वो मान नहीं रहा था, 5 कर दी गई यहाँ से। ठीक है, भारत परिषद को विधायी संस्था बना दिया गया। गवर्नर जनरल विधान परिषद की सदस्य संख्या 6 से 12 कर दी गई। ठीक है, जो विधान परिषद की सदस्य संख्या थी वो संख्या टोटल 12 कर दी गई। अधिकतम सदस्य संख्या यही थी। यहाँ से पोर्टफोलियो सिस्टम चालू होता है। पोर्टफोलियो समझते हैं? पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का मतलब है विभाग बांटना। वित्त विभाग, ये विदेश मंत्रालय है, ये गृह मंत्रालय है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय है, ये कृषि मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। मंत्रिमंडलीय सिस्टम, विभागों का बनाना, ये 1861 के अधिनियम से चालू हुआ। कब से? 1861 से। ठीक है, तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 से चालू हो गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी शक्तियां दी गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति यहां से दे दी गई और शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ कर दिया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब जो ज्यादा पावरफुल गवर्नर जनरल हुआ करता था, केंद्र होता था, राज्यों में भी स्वायत्तता दे दी गई। ठीक है, यहां से शुरुआत हो जाती स्वायत्तता की। तो ये था आपका 1861 का इंपॉर्टेंट एक्ट। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? हाँ, ठीक। अगला नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, 1773 का चार्टर एक्ट। ठीक है, और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में शुरुआत की थी, 1600 एडी में बनाई गई थी, लगभग 284 साल बाद खत्म कर दी गई। क्लियर? यही होता है, बना के पहले दो बेचारों ने बनाया सारा कुछ, इतना क्षेत्र जीता, सब कुछ किया, और फाइनली क्या फल मिला, है ना? पूरी कंपनी समाप्त हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई। ठीक, तो ये आपका छोटा सा एक्ट है, पता होना चाहिए, कभी मान लो पूछा है, 1-2 बार पूछा है। ये शाही उपाधि अधिनियम है आपका। तो इसके तहत क्या है, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य के रूप में की नियुक्ति की गई। तो पहले 5 थे वित्त, अब आ गया ये 6वां सदस्य, ये था पीडब्ल्यूडी विभाग से, लोक निर्माण विभाग इसको दिया गया। 4था सदस्य विधिवेत्ता, 5वां सदस्य वित्तवेत्ता और 6वां सदस्य आपका लोक निर्माण विभाग से था। ठीक है, और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। भारत की महारानी, भारत की सम्राज्ञी इसे दे दिया गया कि ये महारानी ही भारत की सम्राज्ञी है। ठीक है, तो एक शाही उपाधि अधिनियम है। इसके बाद 1892 केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा करके 16 कर दी गई अब। ठीक है, विधान परिषद एक अलग संस्था है जो विधि निर्माण का काम कर रही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी अलग है, उसमें 6 सदस्य हैं, गवर्नर जनरल प्लस 6। विधान परिषद में सदस्य संख्या 16। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो जाता है 1892 से। ठीक है, प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद भारतीय सदस्यों को बजट में बहस करने का भी यहाँ पे दे दिया जाता है कि भारतीय सदस्य बजट में बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और यहीं से संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत होती है 1892 से। अंशतः, पूर्णतः नहीं, एक तरीके से संसदीय बहस, चर्चा पर चर्चा, उसके बाद कानून पारित करना, ये सब आपका यहाँ से 1892 के अधिनियम से शुरुआत होती है। तो बजट में बहस करने की यहाँ पे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार।
ठीक है, तो ये आपका जो है 1909 का अधिनियम भी इसे बोलते हैं। और इस समय भारत सचिव थे मार्ले मिंटो, भारत के वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे इसी के नाम पे। तो एक कमेटी बनाई गई थी सर अरुंडेल समिति, उसी के रिपोर्ट के आधार पे फरवरी 1909 में इसको लागू किया गया था, सर अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पे। और केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा के 60, यानी पहले 16, अब संख्या कितनी हो गई, बढ़ रही है ना संख्या। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखते जाना, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज बहुत करती हैं, किताबों में पढ़ोगे तो ये चीज़ नहीं समझ में आती। मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना कर दी गई। ठीक है, और यहीं से सांप्रदायिकता की भी नींव पड़ती है, कहते हैं बड़े स्तर पे सांप्रदायिकता की नींव तो देखो 1857 की क्रांति के बाद से ही ये चालू हो जाते हैं। 1857 की क्रांति के बाद ही उसको हिंदू मुस्लिम करने चालू कर देते हैं कि ये मुसलमानों का विद्रोह था, क्योंकि उस समय मुगल शासक कौन था, एक धर्म विशेष से था, ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह था, ये दुनिया भर की चीज़ें, तो उसे ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष मानते ही नहीं हैं। तो इनकी फूट डालो राज करो की नीति खुल के सामने आ जाती है यहीं से। सदस्यों को बजट की विवेचना कर सकते हैं, लोकहित पर विषयों पर चर्चा करने की, अनुपूरक प्रश्न पूछने के अधिकार प्रदान कर दिए गए। मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, वोटिंग राइट अभी भी नहीं दिया गया, चर्चा कर सकते हो बस, मतदान का अधिकार अभी भी भारतीयों को नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय सम्मिलित किए गए। ठीक, पहले हैं सी गुप्ता और दूसरे हैं केसी गुप्ता हैं, 2 भारतीय केसी गुप्ता और दूसरे हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, इंग्लैंड में स्थित जो भारत परिषद थी या भारत सचिव था उसकी परिषद में 2 लोग जाके पहुंच गए। ठीक है, जो राज्य सचिव 15 सदस्यीय थी ना, उसमें 2 ये भी पहुंच गए भारतीय। ठीक है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, अगला आता है 1919 का अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यहाँ पे शब्द जो प्रयोग किया गया है, शब्द है यहाँ पे सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द को स्पष्ट किया गया है यहाँ पे कि उत्तरदायी शासन का मतलब क्या है। इसके बाद 1793 में आपने देखा था कि भारत सचिव का खर्च जो है वो भारत के राजस्व से दिया जाता था। भारत सचिव का खर्च मतलब उस समय तो भारत सचिव नहीं थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ नियंत्रक थे 1793 में। तो ये बोला गया था कि जो भी पैसा इनकी सैलरी वैलरी होगी भारत के राजस्व से जाएगा। अब उसको क्या किया गया, उसको अब ब्रिटेन के राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटेन मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाने लगी, महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम से महिलाओं को मताधिकार मिला। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली पे सिखों पे भी लागू कर दिया गया। हिंदू मुसलमान, पहले मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रणाली 1909 से यहाँ पे उसका विस्तार करके सिखों को भी दे दिया गया। केंद्र को द्विसदनात्मक बना दिया गया, द्विसदन बना दिए गए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित कर दी गई। इसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। ठीक है, विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया। आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर के पास थे, हस्तांतरित विषय विधान परिषद के पास थे। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन पद्धति का जन्मदाता ये लियोनिल कार्टिस है, इसने एक पुस्तक लिखी है डायआर्की, उसी के नाम पे है। इसके बाद भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया। एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी भारत में 1909 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, उसका प्रावधान किया गया। अब देखो ये जो अखिल भारतीय संघ बनना था, ये आपका इसमें देसी रियासत प्लस ब्रिटिश प्रांत, तो चूंकि ब्रिटिश प्रांत तो ब्रिटिशर्स के थे, सभी को एक साथ कर सकते थे, लेकिन देसी रियासतें स्वीकार इसके लिए तैयार नहीं हुई, अखिल भारतीय संघ कभी बन नहीं पाया। ठीक है, इसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया था, 1919 के अधिनियम से, उसको हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम से लगा था, प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा था, 1919 के अधिनियम से।
इजली बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, संघीय न्यायालय यहाँ से ही सर्वोच्च न्यायालय जो आपका वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है 1937 पे बना आपका, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में, ठीक है। धीरे धीरे स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता देने के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, ठीक है। तभी आप जानते हैं 1936 में चुनाव होते हैं फिर देश में बड़े स्तर पे। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी विस्तार किया गया। इसमें एंग्लो इंडियन जितने भी हैं, ईसाई जितने भी हैं, यूरोपीय और हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया, तभी पूना पैक्ट वाला मामला आता है, ठीक है। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, फिर 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। 32 में ही कम्युनल अवार्ड के बारे में बात करते हैं। रामजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को विस्तारित कर दिया गया, हरिजनों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर ले आया गया। तभी गांधी जी फिर पूना पैक्ट करते हैं। सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भी विस्तार इन्होंने कर दिया। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इससे एक चीज़ और, 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। पहले म्यांमार भारत का हिस्सा होता था, आज भी होता है, डेली पता नहीं कल सैन्य शासन, परसों सैन्य शासन या सैन्य शासन भारत का हिस्सा होता तो टेंशन ही नहीं होती, ठीक है। तो बर्मा पहले 1935 में इन्होंने पहले बर्मा को अलग कर दिया, नहीं तो बर्मा भारत का हिस्सा होता था, पीगू प्रदेश बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं, हाँ, चीज़ समझ में आ रही हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न ये मतलब देखो जितने पॉइंट मेन है मैंने उतने ही लिखे हैं, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में आपके प्रॉपर्ली चुनाव होकर के मंत्रिमंडल का गठन हो गया। ये है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड लिनेथगो थे, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और भारत के संविधान बनाने को लेकर के इन्होंने पहली बार मुंह खोला कि भारतीय अपना संविधान बनाएंगे, भारतीयों को ही अपना संविधान बनाने का अधिकार है। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी, लेकिन इसको हमने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। क्यों लेकर के आए थे खूब अच्छे से बता चुका हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी आंखें खुली, ठीक है, भारत से सहयोग चाहिए था और राजनीतिक गतिरोध टूटा नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका क्रिप्स मिशन योजना है, 1942 में आई। इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और इनके द्वारा कहा गया कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम नए संविधान की रचना के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा गठन करेंगे, भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा कि ये लेट हो गया, ये बाद के डेट का चेक है, और नेहरू ने कहा कि एक ऐसा बैंक जो अब टूटने वाला है उसका चेक है। तो ओवरऑल दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बेबल प्लान। बेबल योजना 1945 में आती है। वायसराय इस समय लॉर्ड बेबल थे। लॉर्ड बेबल के द्वारा भारतीय संवैधानिक गतिरोध को खत्म करने का प्रयास किया गया, भारत को स्वशासन की ओर आगे बढ़ाने की ओर लक्षित किया गया। तो उन्होंने जो है प्रयास किया कि जितने भी वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्य हैं, वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा जो प्रधान सेनापति है दोनों को छोड़कर बाकी भारतीय जितने भी सदस्य होंगे, बाकी के वो सारे भारतीय होंगे, जिसमें आधे मुस्लिम लीग से होंगे, आधे कांग्रेस से होंगे, ठीक है। लेकिन बाद में फिर हिंदू और मुस्लिमों की संख्या को बराबर रखने की बात इन्होंने कही, समझ रहे हैं। वायसराय की कार्यकारिणी वही जो 5 सदस्य 6 सदस्य सब सुन रहे थे ना आप, अब बोला कि इनमें से आधे मुस्लिम लीग से, आधे हिंदू, बाकी दो पद छोड़ के बाकी सब भारतीय होंगे। लेकिन फिर इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। भारत सचिव को इस शक्ति को सीमित कर दिया जाएगा, वायसराय के वीटो को अधिकार को रखा जाएगा, लेकिन फाइनली ये भी रिजेक्ट हो जाता है। बेबल प्लान भी हमने, यही शिमला समझौता, इसी को शिमला समझौता भी बोलते हैं। इसके बाद 1947 में कैबिनेट मिशन योजना, देखो आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे। 1947 में भारत के विभाजन की योजना आ जाती है वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की, ठीक है। योजना की घोषणा 3 जून 1947 को होती है। देश को 2 भागों में बांट दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान करने का परामर्श दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा ये स्वीकार कर लिया जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
ठीक है। तो ये माउंटबेटन प्लान पे ही आधारित था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत को आज़ाद करने का बिल प्रस्तुत किया जाता है। 18 जुलाई को स्वीकृत कर लिया जाता है और इसको ब्रिटेन के राजा के द्वारा क्या किया जाता है, उसको साइन कर दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र अधिराज्य भारत पाकिस्तान बन जाते हैं। देसी रियासत और भारत पाकिस्तान के अधिराज्यों को शामिल होने की छूट दे दी जाती है। ये थी आपकी पूरी जर्नी, पूरी कहानी। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? ठीक है, मोटा मोटी जितने भी भारत का, ये आपको इसी से जुड़े हुए प्रश्न पूछता है, इससे बाहर चीज़ें नहीं आती आमतौर पे। समझ में आया कि सब भूल गया? सर वेवेल प्लान में संवैधानिक गतिरोध था, राजनीतिक गतिरोध? संवैधानिक गतिरोध दरअसल अब लगातार क्या था ना कि राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध का मतलब ये है कि डिमांड संविधान की है। बिना संविधान के अब राजनीतिक गतिरोध तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि संविधान बनेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऑफर दे रहे हैं। पहले तो क्या करते हैं कि शासन सत्ता, मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी एप्टीट्यूड में कि जब हमें अपनी मांगों को मनवाना होता है तो 2-3 तरीके आपको मैंने बताए थे मांगों को मनवाने के लिए। आप देखिए अंग्रेज भी उसी का प्रयोग कर रहे हैं। 1940 में उन्होंने कहा कि हम आपको अपना संविधान बनाने का मौका देंगे, उपनिवेश बना देंगे। क्रिप्स मिशन में फिर कहते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर यही बात वो दोहराते हैं। फिर बेबल में थोड़ा ज़्यादा देते हैं, कहते हैं अब तुम लोग भी आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ, साथ में 2 सदस्यों को छोड़कर आप लोग भी आ जाओ। फिर इसके बाद धीरे 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 देते 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 फिर पूरा ही। तो भारतीय क्या थे, उंगली पकड़ के हम वो प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे। हमने डिमांड इतनी बड़ी कर दी थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं, अब चाहे आप हमें जो भी दे दो। तो इसे दोनों गतिरोध हैं। राजनीतिक गतिरोध तब तक दूर नहीं होता जब तक संविधान बनाने को नहीं दिया जाता है ना। ऐसा थोड़ा ना था कि राजनीतिक गतिरोध अलग चीज़ है और संवैधानिक गतिरोध अलग चीज़ है, दोनों सेम चीज़ ही थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये संवैधानिक इतिहास है। और ये फिर बाकी चीज़ें जितनी मैंने आप लोगों को बताई, ये बाकी की डेट है कि अब संविधान की डिमांड कब हुई, कब क्या चीज़ें हुई, कब क्या बना, ठीक है। ये सारी चीज़ों को एक बार हम लोग फिर से, तो 1895 अब बात होती है संविधान की डिमांड को लेकर के। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्वराज्य विधेयक आया था आपका तिलक के द्वारा 1895। ये डेटें आपको लिख लेनी चाहिए सभी को, 1895, ठीक है। स्वराज्य विधेयक आया तिलक के द्वारा, उसमें एक बार डिमांड की गई। इसके बाद 1922 को महात्मा गांधी जी के द्वारा डिमांड की गई। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा डिमांड की गई भारत के संविधान को लेकर के कि भारत का संविधान बने। इसके बाद 1924 के बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी भारत के संविधान का स्वरूप देखने को मिलता है। 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा, सबसे पहले एम.एन. रॉय, ये प्रश्न यदि पूछा जाता है, साम्यवादी दल के नेता थे, इनके द्वारा औपचारिक तौर पे भारतीय संविधान सभा की मांग की गई कि हमारे देश का संविधान हमारे देश की संविधान सभा बनाएगी। 1934 में पंडित नेहरू ने भी इस बात को स्वीकार किया, समर्थन किया। 1934 के बाद जो है आपका 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन में भी कांग्रेस ने संविधान के अर्थ को परिभाषित किया, संविधान के बारे में बताया। 1936 में ही चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस का जो था, चुनावी घोषणा पत्र में भी संविधान सभा के गठन की बात की गई। 1937 में कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा की बात की गई। 1938 में संविधान सभा की बात की गई। तो लगातार अब कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन सब में संविधान सभा की बात लगातार की जा रही थी। 1940 में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में इस चीज़ को स्वीकार किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि हम भारत को, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का मौका देंगे। इसके बाद 1942 में भी फिर से क्रिप्स मिशन ने इसी बात को दोहराया। 1942 के बाद फिर आपका नेक्स्ट 1945 में बेबल प्लान और शिमला समझौता में यही बात हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, और कैबिनेट मिशन योजना जब आई तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान का, ठीक है, डिमांड शुरुआत हो जाती वहीं से। क्लियर? इतनी सी ये डेटें थोड़ा सा आपको रफली याद रहनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में रटने वाली चीज़ इसमें तो कुछ है ही नहीं, भूलना ही नहीं चाहिए आपको। बेसिक सी डेटें हैं। अब यहाँ से याद कर लेना है, ये है कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट
मिशन योजना ठीक है। अब इसको चलो एक एक करके देख लेते हैं, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि एक 389 ये संख्या भूलनी नहीं चाहिए, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है जिसको 3 भागों में हमने बांटा है। 296 भूलना नहीं चाहिए, ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि हैं, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि हैं। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। इसके बाद नेक्स्ट 93 93 देसी रियासतों के हैं। बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इस पे चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। भारत की संविधान सभा अप्रत्यक्ष तरीके से चुनी गई है, जिसमें 10 लाख में से 1 प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पूछता है कई बार, क्लियर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद और क्या क्या है, अंतरिम सरकार का गठन होता है आपका। एक बार अंतरिम सरकार के सदस्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया था कि चुनाव भी होता है। चुनाव का टाइम पीरियड क्या था, चुनाव जब हुआ जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का चुनाव होता है। जुलाई 1900 यहाँ तक 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, उसके आगे जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पे होता है, 296 सीटों पे, ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलती है कांग्रेस, 208 सीटें, और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं। मुस्लिम लीग को 73 सीटें, कांग्रेस को आपकी 208 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बनती है। और इसके अलावा जो इंटू पिंटू पार्टियां होती हैं, 1-2 सीटें उनको मिलती है, 1-1 सीट मिलती है। यूनिस्ट पार्टी होती है, कृषक प्रजा पार्टी होती है, सब 1-1 सीटें मिलती हैं। 8 निर्दलीय लोग होते हैं, 8 स्वतंत्र प्रभार से जो जीत के आए हुए लोग होते हैं, ठीक है। इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है, फिर आपको मैंने बताया कि जुलाई 1946 के बाद सितंबर 1946 में आपका अंतरिम सरकार का गठन होता है जो देश को चलाएगी। अब इसमें कौन कौन रहता है, एक बार मैं आपको सबके नाम बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद जो होती है, अब देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल तो हैं, इसमें अध्यक्ष गवर्नर जनरल हो गए भाई। अब जो गवर्नर जनरल की एक परिषद थी ना, जिसमें 6 सदस्य और गवर्नर जनरल थे, अब वही उसी को हम अंतरिम सरकार के तौर पे जानते हैं। उसी को अंतरिम सरकार का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, इंटरिम गवर्नमेंट। तो अंतरिम सरकार के तौर पे टोटल आपकी संख्या कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो अध्यक्ष होगा वो तो होगा गवर्नर जनरल, वायसराय या गवर्नर जनरल, वही अध्यक्ष है, ठीक है। तो इस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। इनको विदेशी मामला और राष्ट्रमंडल का मामला भी दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल मतलब कि जो ब्रिटेन के द्वारा जिन देशों पर कभी भी औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी शासन किया गया है, उनका एक समूह बना दिया गया। बस इसमें दिक्कत यह है कि इसमें बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इसमें ब्रिटेन की महारानी आज भी सर्वे सर्वा है। ये दिखाना चाहते हैं, इन्होंने ये ग्रुप इसलिए बनाया राष्ट्रमंडल ग्रुप, ताकि ये सबको बता सके कि तुम लोग हमारे कभी अधीन रहे हो। कॉमनवेल्थ साझी संपत्ति, साझा पूंजी, आप हमारी पूंजी रहे हो, कैपिटल रहे हो कभी। और आपको पता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो शब्द है संप्रभुता, सुप्रीम पावर, इस शब्द पे भी कुठाराघात जाता है। जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली जा रही थी, तब भारत के ऊपर आक्षेप लगाया गया कि क्या राष्ट्रमंडल की सदस्यता के बाद भारत संप्रभु बचा या नहीं बचा। तो इसको लेकर क्लियरिफाई किया था नेहरू ने संविधान सभा के अंदर ही कि ये सदस्यता स्वैच्छिक है, कोई बाह्य दबाव नहीं है। जब हम चाहें तो इसको हम त्याग सकते हैं, त्याग भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला गया था। तो राष्ट्रमंडल मामलों के भी थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। इसके बाद
अभी आप लोग देख रहे हैं मोटेरा स्टेडियम गुजरात में बनाया गया, बहुत अच्छा होता। वो प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होता, जो वर्तमान प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही उसको रखा जाता। लेकिन अब ये एक नए तरीके की राजनीति का उदय हुआ है कि जीवन जीते जीते ही पता चला भी कुछ दिन बाद भारत रत्न न दे दें खुद को, इंदिरा गांधी की तरह। हाँ, पता चला कि कुछ दिन बाद भारत रत्न भी घोषित हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री भारत। एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनको ताली बजाने में और अपनी खुद की बड़ाई सुनने में, बाहुबाही में बड़ा मज़ा आता है। तो उस प्रक्रिया में लगातार निरंतर लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ जैसे दिखा। आप देखेंगे सबसे अच्छी चीज़ इस गवर्नमेंट की क्या हुई है 2014 से लेकर अब तक में, कोई भी कारण हो, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो चाहे वो कोई बुरी चीज़ हो, ये चर्चा में ही रहे हैं। 2014 के बाद कभी पता चला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा पे रहे, राष्ट्रीय नहीं। मुझे तो लगता है रिहाना का ट्वीट भी इन्होंने ही करवाया कि थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं चल रही है, चलो ट्वीट करा दो, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पे हमारी भारत की सरकारें कभी नहीं रही हैं, जितने बड़े स्तर पे 2014 से अब तक बनी हुई हैं। ख़त्म ही नहीं हो रहा मामला और न ख़त्म होने देंगे, देखिएगा पूरी प्लानिंग यही है। तो वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। ये मैं अंतरिम सरकार बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद जान मथाई थे, जान मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इन्हें दिया गया। बाद में आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। इसके बाद CH भाभा जो थे, इनको खान एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया जाता है। CH भाभा को खान एवं बंदरगाह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया जाता है। अरोड़ा आशा अली को रेलवे मंत्रालय दिया जाता है। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मंत्रालय जो है दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आया था, शायद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में पूछा गया था, अभी का ही मैं एक बार देख लेता हूँ ताकि शायद ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से वो व्यक्ति हैं जो अंतरिम मंत्रालय में पर्टिकुलर पद मिला और अंतरिम मंत्रालय के बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद मंत्रालय को पुनर्गठित किया गया, उनका मंत्रालय बदल दिया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो CH भाभा जो थे, पहले ये खान एवं बंदरगाह मंत्रालय मिला था, बाद में इन्हें मिल जाता है वाणिज्य मंत्रालय, इनका मंत्रालय बदल दिया जाता है, इनको वाणिज्य मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री, राजगोपालाचारी तो आपके भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं, और जान मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री। जान मथाई पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री होते थे, बाद में इन्हें रेलवे और परिवहन मंत्री बना दिया जाता है। बलदेव सिंह पहले भी रक्षा मंत्री थे, बाद में भी रक्षा मंत्री रहते हैं। वित्त मंत्री का पद जो होता है, वित्त मंत्री, देखो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में, ठीक है, सितंबर 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, आई चुंदरीगढ़ को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। फिर लियाकत अली खान के बाद आपको अब्दुल रब नस्तर को संचार मंत्रालय दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था और गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। लेकिन जब फिर ये लोग अलग हो गए तो फिर पुनर्गठन किया गया था। भाई अब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग अंतरिम मंत्रालय अंतरिम सरकार से ख़त्म हो गई, हट गई, तो फिर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के पास चला गया, जान मथाई के पास रेलवे और परिवहन मंत्री, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, RK षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री लियाकत अली खान के पास था, अब मिल गया ये RK षणमुखम शेट्टी को। ये पहले पर्सन है जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था स्वतंत्र भारत का। इसके बाद BR अम्बेडकर को विधि मंत्री बना दिया गया था। पहले विधि मंत्री मुस्लिम लीग के जोगेंद्र नाथ मंडल थे। ठीक है, तो यदि ऐसा कुछ पूछता है तो ध्यान रखिएगा। गजानतर अली खां पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अब राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? अंतरिम सरकार, एंटरिम गवर्नमेंट कब बनी? 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, कांग्रेस के सदस्य भी थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग के सदस्य चले गए, तो अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन में कुछ के पोस्ट इधर उधर हो गए, जो पहले मंत्रालय विभाग मिला था वो दोबारा नहीं मिला। तो अभी सीजी ने एक क्वेश्चन पूछा था, शायद पूछ ले कहीं और, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये मंत्रालय एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, इससे पूछा गया है। और ये जो आपका मैंने आपको बताया क्या नाम था इनका, CS भाभा, इनको खान एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। तो CS भाभा को दे दिया गया वाणिज्य मंत्रालय। पहले वाणिज्य मंत्रालय था आई चुंदरीगढ़ के पास, जो कि उससे थे, मुस्लिम लीग से थे। तो अब ये CS भाभा को दे दिया गया, ठीक है। और CS भाभा का जो डिपार्टमेंट था खान एवं बंदरगाह मंत्रालय, ये BN गाडगिल को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उसमें जो भी जिस तरीके के भी प्रश्न होंगे आपके हो जाएंगे। देखो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन उन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय भी मिला था, एक डिपार्टमेंट प्रॉपर उन्हें दिया गया था। उनका डिपार्टमेंट बदला नहीं जाता है। फिर उनको 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत को गणतंत्र, इसीलिए आप देखेंगे कि भारत का संविधान 26 नवंबर को स्वीकृत हो गया और बहुत सारे जो है आपको देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल लग भी गए, है ना, बहुत सारे अनुच्छेद लगा भी दिए गए। लेकिन 26 नवंबर के बाद आप देखेंगे तो चूंकि देश को गणतंत्र घोषित करना, प्रस्तावना, यदि हम देश की प्रस्तावना, देश के संविधान को 26 नवंबर को लागू कर देते तो टेक्निकल एरर हो जाती। कैसे एरर हो जाती? हमारी प्रस्तावना में गणराज्य शब्द लिखा हुआ है, गणतंत्र शब्द लिखा हुआ है। गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना होना चाहिए। अब यदि प्रस्तावना लागू करते तो फिर प्रस्तावना की अवहेलना हो जाती। तो इसीलिए पहले 24 जनवरी के दिन हमने क्या किया, पहले राष्ट्रपति को चुन लिया गया, ठीक है। सर्वसम्मति से चुने गए थे और ये पहले राष्ट्रपति हैं जो 3 बार इलेक्ट हुए हैं। पहली बार सर्वसम्मति से, भी 2 बार चुनाव में लगातार ये जीते हैं, ठीक है। 12 साल तक रहे हैं ये राष्ट्रपति। इस तरीके से आपका ये जो है आज का सेशन रहा। लगभग हमने चर्चा कर ली। कल हम प्रस्तावना से चालू करेंगे, ठीक है। प्रियम्बल से शुरुआत हमारी होगी। कल मैं पहली क्लास आपकी प्रस्तावना की लूँगा। आप लोग थोड़ा सा ये जो सेक्शन आपको और कहीं से भी मिलता है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा, हर जगह पे है। लक्ष्मीकांत में भी आपको दिया गया है सारी चीज़ें। एक बार रिवीजन आपको अपने स्तर पे भी करके रखना है, देखो, ठीक। चलिए, इतनी चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुझे भर को पता चल रहा है? हाँ, रिवीजन हो रहा है ना प्रॉपर? हाँ, चलो ठीक। एक बार थोड़ा सा आप लोगों के जो बैठे हुए हैं